केशव की नज़र खजाने वाले कमरे की गहराई पर पड़ी और उसे खजाने वाले कमरे की जमीन में दबी एक पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। केशव ने उसे बाहर निकाला तो वह बहुत ही साधारण लग रही थी, आधी काली और आधी सफ़ेद, उस पर एक भी शब्द नहीं लिखा था। केशव ने उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। पल भर में पत्थर की पट्टिका से एक प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई और उस पर 3 रहस्यमयी प्राचीन अक्षर प्रकट हुए, हवा और बादल की पट्टिका। ऐसा लगता है कि यह फेग्युन संप्रदाय के गठन का मूल है। फेग्युन संप्रदाय के लोग इस खजाने का उपयोग करना नहीं जानते हैं, अन्यथा मेरे लिए इस गठन को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। केशव ने पत्थर की पट्टिका को देखा और मन ही मन सोचा कि यह पत्थर की पट्टिका ही फेग्युन संप्रदाय के पूर्व गठन का मूल है। बस फेग्युन संप्रदाय के लोग इस पट्टिका के रहस्य को नहीं समझ पाए, वरना उस समय फेग्युन संप्रदाय का गठन कई गुना ज्यादा मजबूत होता और केशव के लिए इसे तोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। इस खजाने के साथ केशव सत्यपथ संप्रदाय में एक शक्तिशाली गठन का निर्माण कर सकता है जो मजबूत पुरुषों के हमलों का विरोध कर सकता है और सत्यपथ संप्रदाय के गठन के विनाश की पिछली घटना फिर से नहीं होगी। केशव ने फेग्युन संप्रदाय के सभी खजाने एकत्र किए और फिर खजाने के कमरे को छोड़ दिया। बाहर सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोग पहले ही लूट का माल अपनी जेब में रख चुके थे और वे सभी उत्साहित दिख रहे थे। इस बार सत्यपथ संप्रदाय ने सूर्य ऊर्जा संप्रदाय और फेग्युन संप्रदाय को नष्ट करके और कमल संप्रदाय पर विजय प्राप्त करके एक बड़ा भाग्य बनाया। परिणामस्वरूप सत्यपथ संप्रदाय दक्षिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाएगा। सत्यपथ संप्रदाय में लौटने के बाद पूरा सत्यपथ संप्रदाय फिर से हंगामे में था। केशव द्वारा लगातार 3 शीर्ष शक्तियों का सफाया करने की खबर पूरे सत्यपथ संप्रदाय में फैल चुकी थी, जिससे संप्रदाय के चिंतित लोगों ने राहत की सांस ली और बेहद उत्साहित हो गए। पूरा सत्यपथ संप्रदाय भी गर्व से भर गया। दक्षिया में भी हर कोई यह खबर जानता था और हर कोई समझ गया कि दक्षिया बदल गया है। केशव के साथ सत्यपथ संप्रदाय भविष्य में अजेय रूप से बढ़ेगा और अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करेगा। दक्षिया में अनगिनत ताकतें बोलने से खुद को नहीं रोक सकी और कुछ ताकतें जिन्होंने पहले दक्षिया के साथ दोस्ती की थी वे भी बहुत भाग्यशाली थीं कि उन्होंने सही चुनाव किया था। अन्य ताकतों ने अपने लोगों को चेतावनी दी कि वे केशव और सत्यपथ संप्रदाय को नाराज न करें। हर कोई जानता है कि हालांकि अतीत में सत्यपथ संप्रदाय में गिरावट आई थी, जब तक केशव आसपास है सत्यपथ संप्रदाय पूरी तरह से बदल जाएगा। इन सभी समस्याओं को हल करने के बाद केशव ने सत्यपथ संप्रदाय के क्षेत्र पर सत्यपथ संप्रदाय का पुनर्निर्माण किया। यद्यपि सत्यपथ संप्रदाय नष्ट हो गया था, फिर भी इसे फिर से बनाया गया और फिर से उठ खड़ा हुआ। सत्यपथ संप्रदाय के पास मूल रूप से अनगिनत संसाधन थे और 3 शीर्ष बलों से एकत्रित संसाधनों के साथ सत्यपथ संप्रदाय भविष्य में बिना किसी दुर्घटना के फिर से उठ खड़ा होगा। केशव ने भी फेग्युन स्मारक का उपयोग किया, जिसे उन्होंने पहले गठन के केंद्र के रूप में प्राप्त किया था और सत्यपथ संप्रदाय में एक शीर्ष स्तरीय गठन की स्थापना की, जिसका नाम त्यानिक्सुआन गठन रखा गया। कितना शक्तिशाली गठन है! जाकिर और अन्य लोगों ने केशव द्वारा आयोजित गठन को महसूस किया और यह कहने से खुद को नहीं रोक सके कि यह गठन सत्यपथ संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, जिसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। केशव के गठन कौशल वास्तव में प्रभावशाली और अत्यंत शक्तिशाली हैं। गठन की स्थापना के बाद केशव ने सत्यपथ संप्रदाय में सभी से सत्यपथ संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए कहा। कुछ ही दिनों में सत्यपथ संप्रदाय का पुनर्निर्माण हो गया। पूरे परिसर में भव्य इमारतें फैली हुई थीं, जिससे ये पहले वाले सत्यपथ संप्रदाय से भी ज्यादा भव्य हो गया था। सत्यपथ संप्रदाय ने व्यापक रूप से निमंत्रण भेजे हैं और दुनिया को ये घोषणा करने के लिए एक भव्य स्थापना समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहा है कि सत्यपथ संप्रदाय आज से फिर से उठ खड़ा होगा। स्थापना समारोह से एक दिन पहले जोरावर ने केशव को ढूंढा और संप्रदाय प्रमुख का पद केशव को सौंपने के बारे में केशव से चर्चा करना चाहा। सत्यपथ संप्रदाय की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियां ये सब सिर्फ केशव की मदद से ही प्राप्त हुई थीं। वह ये भी समझता था कि केशव के हाथों में सत्यपथ संप्रदाय और भी गौरवशाली और शक्तिशाली बन जाएगा। हालांकि केशव ने यह विचार सुनकर उसे अस्वीकार कर दिया। उसे संप्रदाय के नेता के पद का कोई अंदाजा नहीं था और भविष्य में हमेशा के लिए सत्यपथ संप्रदाय में बने रहना उसके लिए और भी असंभव था। वह मार्शल आर्ट का दीवाना था और सांसारिक दुनिया में घसीटा नहीं जाना चाहता था। हालांकि उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा सत्यपथ संप्रदाय के अनुयायी रहेंगे। जब तक वे वहां रहेंगे, कोई भी सत्यपथ संप्रदाय को धमकाने या उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। जोरावर ने ये सुना और आह भरी। केशव की महत्वाकांक्षा को समझते हुए उसे हार माननी पड़ी। हालांकि उसने वादा किया कि वह सत्यपथ संप्रदाय को अपने हाथों में फलने फूलने देगा और उसका पूर्व गौरव पुनः स्थापित करेगा। सत्यपथ संप्रदाय रोशनी से सजाया गया है और खुशी से भरा है। दक्षिया में अनगिनत सेनाओं को भी सत्यपथ संप्रदाय से अपने पर्वत द्वारों को फिर से खोलने के लिए निमंत्रण मिला है और वे सत्यपथ संप्रदाय के भव्य समारोह में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ तक कि जिन ताकतों को आमंत्रित नहीं किया गया था वे भी भाग लेने के लिए पहल करने को तैयार हैं। ये सब स्वाभाविक रूप से केशव के कारण है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि केशव की ताकत पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दक्षिया में तो सबको पता है। ऐसे राक्षस के अस्तित्व में सत्यपथ संप्रदाय अनायास ही भयानक हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से वे केशव को खुश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जब सत्यपथ संप्रदाय पहाड़ के द्वार को फिर से खोलने के लिए एक समारोह आयोजित करने वाला था तो सीमा पर युद्ध छिड़ गया। दाक्सिया पर अचानक मंगल साम्राज्य और वेई की गठबंधन सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। दोनों महान राजवंशों ने दाक्सिया की सीमा पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना भेजी, दाक्सिया के 3 शहरों को तोड़ दिया और सीधे दाक्सिया की शाही राजधानी की ओर बढ़े, एक ही झटके में दाक्सिया को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित। सम्राट जिया का मदद के लिए पत्र भी सत्यपथ संप्रदाय को भेजा गया है, जिसमें केशव से सत्यपथ संप्रदाय की मदद करने का अनुरोध किया गया है। महान यान और महान वेई ने हमारी महान जिया सीमा पर हमला करने के लिए 2 मिलियन सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए एकजुट हुए हैं। वे पहले ही 3 शहरों में घुस चुके हैं। मैं राजा केशव से विनती करता हूं कि वे हमारे महान जिया की मदद के लिए सत्यपथ संप्रदाय का नेतृत्व करें। ये खबर देखकर जोरावर और बाकी लोग हैरान रह गए। मंगल साम्राज्य ने दयाई के साथ मिलकर दयाई पर हमला कर दिया। हालांकि सबको लंबे समय से पता था कि मंगल साम्राज्य ने मंगल साम्राज्य पर हमला करने का इरादा कर लिया है, लेकिन उसने पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आज कार्रवाई करेगा, और यहाँ तक कि आमतौर पर तटस्थ रहने वाले मंगल साम्राज्य के साथ मिल जाएगा। जाहिर है कि वे बड़ी ताकत के साथ आ रहे हैं। मैंने सुना है कि मंगल साम्राज्य को पता चला कि 3 शीर्ष सेनाएं नष्ट हो गई हैं, जो कि दक्षिया के लिए कार्रवाई करने का एक सही अवसर था, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की। प्रमुख संप्रदायों के महान बुजुर्गों ने जो पहले कहा था वह सही था। उन्होंने अन्य शत्रु देशों को धमकाया और यदि वे मर गए तो हमारे महान जिया पर मंगल साम्राज्य जैसे देशों द्वारा हमला किया जाएगा। केशव ने 3 प्रमुख संप्रदायों को लगभग नष्ट कर दिया था। अब शक्तिशाली दुश्मन देश का विरोध कौन कर सकता है? केशव काफी शक्तिशाली है, वह दुश्मन देश के आक्रमण से बच सकता है, लेकिन क्या हम बच सकते हैं? मैंने सुना है कि यान सेना बेहद क्रूर और खूनी है। अगर देश नष्ट हो गया तो मुझे डर है कि हम बच नहीं पाएंगे। क्या ये हो सकता है कि इस बार दक्षिया सचमुच नष्ट हो जाएगा? दक्षिया के अनगिनत ताकतवर लोगों और आम लोगों को भी यह खबर पता चली। कुछ देर तक वे केशव के बारे में बातें करते रहे, यह मानते हुए कि केशव ही थे जिन्होंने 3 प्रमुख संप्रदायों को नष्ट किया और दक्षिया में मौजूदा संकट पैदा किया। वे सभी मानते थे कि इस बार दक्षिया बर्बाद हो गया था, क्योंकि 2 महान राजवंशों के अनगिनत शक्तिशाली लोगों का उल्लेख नहीं करना था। अकेले 2 मिलियन सैनिकों का विरोध करना असंभव था। केशव और उसके लोग शक्तिशाली हैं और दोनों राजवंशों के हमलों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन वे आपदा से बच नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से वे केशव से बेहद नफरत करते थे। कुछ समय के लिए पूरा दक्षिया अत्यधिक निराशावाद में डूब गया। जोरावर और अन्य लोगों ने केशव को गंभीर भाव से देखा। वे समझ गए कि टांडूर के राजा होने के नाते केशव पर दक्षिया के संकट के समय एक अप्रतिरोध्य जिम्मेदारी थी। लेकिन वे सभी नहीं चाहते कि केशव कोई कार्रवाई करे। अफवाह है कि दोनों राजवंशों में असली तियांगांग ताकतवर लोग हैं और दोनों राजवंशों के पास लाखों की सेना है। इस बार दाजिया आपदा से बच नहीं पाएगा। दरअसल वे सभी जानते थे कि अगर केशव तीनों प्रमुख सेनाओं को नष्ट न भी कर पाए तो भी मंगल साम्राज्य उसे जाने नहीं देगा। मंगल साम्राज्य की लंबे समय से भेड़ियों जैसी महत्वाकांक्षाएं थीं और वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। एकमात्र रास्ता मंगल साम्राज्य को अपने अधीन करना था। मंगल साम्राज्य ने पहले ही लाखों सैनिकों को तैनात कर दिया था और युद्ध के लिए तैयार था। बस केशव ने तीनों प्रमुख सेनाओं को नष्ट कर दिया, जिससे उनके लिए मंगल साम्राज्य पर हमला करने का समय आगे आ गया। वे आशा करते हैं कि केशव अपनी साधना जारी रखने के लिए सत्यपथ संप्रदाय में रहेंगे और इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वे सभी केशव के चरित्र को समझते थे और जानते थे कि वे केशव को मना नहीं सकते थे और केशव इस मामले को अनदेखा नहीं करेगा। जब हम संकट में थे तब सम्राट जिया ने मेरी और सत्यपथ संप्रदाय की मदद की थी और उन्होंने मुझे राज्य का सिंहासन भी दिया था। मैं बस खड़ा होकर नहीं देख सकता। केशव ने जोरावर और अन्य लोगों की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना निर्णय बता दिया। आप मेरे साथ एक राष्ट्रीय नायक की तरह व्यवहार करें और मैं भी आपको एक राष्ट्रीय नायक की तरह ही इसका बदला चुकाऊंगा। सम्राट जिया ने संकट के समय में उसकी मदद करने का फैसला किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह संकट के समय में दक्षिया को नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगर दूसरे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह उन्हें 100 गुना बदला देगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह दक्षिया टाउन का राजा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों में विफल नहीं होगा और दक्षिया की रक्षा करेगा। केशव के शब्दों को सुनने के बाद जोरावर ने केशव के रवैये को समझा। चून की पवित्र पुत्र दक्षिया की मदद करने को तैयार हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा संप्रदाय हृदयहीन और कृतघ्न व्यक्ति नहीं होगा।
क्या सत्यपथ संप्रदाय में कोई ऐसा है जो हमारे संप्रदाय और पवित्र पुत्र के साथ मिलकर कार्रवाई करने को तैयार हो? जोरावर बोला और सत्यपथ संप्रदाय में सभी को देखा। केशव ने ये सुना और हल्के से सिर हिलाया। उसने कृतज्ञता से मुरोंगशियाओं की ओर देखा और फिर सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों की ओर देखा जो लोग इस संत पुत्र का अनुसरण करने के इच्छुक हैं। मैं उन्हें महान उपलब्धियों की ओर ले जाऊंगा। यदि आप मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं आपको इस संकट में नहीं पड़ने दूंगा। हम पवित्र पुत्र की सहायता करने को तैयार हैं। हम पवित्र पुत्र का अनुसरण करने और महान चीजें हासिल करने के लिए तैयार हैं। हम पवित्र पुत्र का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। केशव के शब्दों को सुनकर सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लिया और एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज़ों ने स्वर्ग को हिला दिया। वे पहले से ही केशव पर बहुत विश्वास करते थे और चाहे केशव कोई भी निर्णय ले वे उसका पालन करना चुनते। इसके अलावा जब सत्यपथ संप्रदाय पहले संकट में था, सम्राट जिया ने भी उनकी मदद की थी, इसलिए वे इसे अनदेखा नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे आओ। केशव ने सबका निर्णय सुना और बोला। फिर उसने सम्राट जिया को अपना निर्णय बताया और वह व्यक्तिगत रूप से सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों को दुश्मन का विरोध करने के लिए अग्रिम युद्ध के मैदान में ले जाएगा। समाचार सुनकर सम्राट जिया बहुत खुश हुए और अंततः उन्होंने राहत की सांस ली। केशव सत्यपथ संप्रदाय का नेतृत्व करते हुए सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल युद्ध क्षेत्र में धुआं और धूल बहुत देर तक छाई रहती है। केशव को सेना को सीमा की ओर ले जाते देख दाजिया के अनगिनत शक्तिशाली लोग और आम लोग चुप हो गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केशव चुपचाप खड़ा रहेगा। केशव और सत्यपथ संप्रदाय की वर्तमान शक्ति के साथ मंगल साम्राज्य शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव सीधे सत्यपथ संप्रदाय को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे, बजाय इसके कि वे चुपचाप खड़े रहें। इसके बजाय उन्होंने दूसरों का मूल्यांकन अपने ही मानकों से किया। हम राजा जैन की विजयी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह जहां भी जाता लोग उसे आदरपूर्वक प्रणाम करते। गर्जना से आकाश हिल गया और आकाश के ऊपर बादल भी हिल गए। जब सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों ने ये सुना तो उनकी आंखें लाल हो गईं। वे सभी दक्षिया के नागरिक थे और इस बार वे निश्चित रूप से दक्षिया की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अल्पविराम। जियोनगुआन शहर। ये शहर हजारों मीटर लंबा है जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं। इसकी रक्षा करना आसान है लेकिन हमला करना मुश्किल। आज जियोनगुआन शहर में द्वार बंद हैं और शहर के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि कल ही उन्होंने एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था। दुश्मन शहर के द्वार के बाहर तैनात है और आराम कर रहा है। सेना में असफलता की गंध भर गई है, क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया में एक नियम है कि सांसारिक दानव स्वामी सेना पर हमला नहीं कर सकते, अन्यथा कोई भी सांसारिक दानव स्वामी सेना को नष्ट कर सकता है। ठीक इसी वजह से जियोनगुआन शहर मुश्किल से टिक पाता है, लेकिन फिर भी हर कोई समझता है कि दक्षिया कमज़ोर है और अगर सांसारिक दानव स्वामी कार्रवाई नहीं भी करते हैं तो भी वे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वे बहुत निराशावादी हैं। रामपुरमा शहर की रक्षा करने वाला सेनापति दक्षिया का प्रसिद्ध सेनापति भावेश्वर है। वह 10 साल से भी ज़्यादा समय से रामपुरमा शहर की रक्षा कर रहा है और उसे माक्विस की उपाधि दी गई है। उसकी शक्ति ने स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को भी भेद दिया है। भावेश्वर ने इस समय सभी को गुस्से से देखा। अतिरिक्त बल कहाँ हैं? उन्हें आने में कितना समय लगेगा? उसके बगल में खून से लथपथ एक और डिप्टी जनरल ने गंभीरता से कहा, जनरल, दक्षिया की सीमाओं पर चारों ओर से हमला हो रहा है। कोई अतिरिक्त सहायता नहीं आ रही है। मैंने पहले ही शाही राजधानी से सहायता का अनुरोध कर दिया है। घृणास्पद। खबर सुनते ही भावेश्वर ने गुस्से में अपने बगल की मेज तोड़ दी और उसके दाहिने हाथ पर लगे तीर के घाव से खून निकलने लगा। जनरल, शांत हो जाइए, बगल में खड़े सैन्य डॉक्टर ने कहा। जनरल, आपको तीर लगा है। सौभाग्य से तीर का सिरा जहरीला नहीं है। मैं आपकी पट्टी बांध देता हूं। अगर आप शांति से आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। वर्तमान स्थिति में हम शांति से कैसे आराम कर सकते हैं? भावेश्वर ने गंभीर भाव से कहा कि दाक्सिया के सेनापति होने के नाते वह दाक्सिया को 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाने देना चाहते। लेकिन आज एक के बाद एक हार की खबरें आ रही थीं। मास्टर वांग, कृपया ध्यान से जांच लें। क्या आप निश्चित हैं कि यह जहरीला नहीं है? डिप्टी जनरल ने सैन्य डॉक्टर की ओर देखा और जल्दी से कहा। कल भावेश्वर ने दुश्मन के हमले को पीछे हटाने के लिए उनका नेतृत्व किया, लेकिन दुश्मन के एक छिपे हुए तीर से भावेश्वर भी घायल हो गया। जनरल यानचेंग रामपुरमा शहर की सेना का मुख्य आधार है। अगर उसे कुछ हुआ तो यह रामपुरमा शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। हन्फ, अगर जनरल झाओ को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर इसका निदान कर सकते हैं। शब्द सुनने के बाद सैन्य डॉक्टर वांग बुटोंग ने एक अंधेरे चेहरे के साथ कहा। वह 3रे दर्जे के डॉक्टर हैं और जियोनगुआन शहर में सबसे कुशल डॉक्टर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें गर्व है। जयश ने यह सुना और जल्दी से कहा, झाओ का यह मतलब नहीं था। ठीक है,
चिकित्सा का काम लॉर्ड वांग पर छोड़ दो। आप जैसे बाहरी व्यक्ति इसमें क्यों शामिल होंगे? जाओ और अब सेना को पुनर्गठित करो। चूंकि अतिरिक्त सैनिक नहीं आ सकते, इसलिए हम केवल डटे रह सकते हैं। भावेश्वर ने गंभीर भाव से कहा, ये जानते हुए कि अगले कुछ दिन सबसे अधिक परेशानी वाले दिन होंगे। हाँ। जब जयेश ने ये सुना तो उसने सिर झुकाया और पीछे मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय दरवाजे के बाहर से एक ठंडी आवाज आई, यदि आप उसे तीर का सिरा हटाने देंगे तो आप जनरल यान की मौत की तैयारी कर रहे होंगे। ये शब्द सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को नहीं रोक सके और सभी दरवाजे पर आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। एक युवक दरवाजे पर प्रकट हुआ और किसी को पता नहीं चला कि वह कब आया। भावेश्वर ने इस व्यक्ति को बिजली की तरह तेज निगाहों से देखा और खतरे का एहसास हुआ। यद्यपि यह व्यक्ति साधारण दिखता है, फिर भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं है। जयेश और अन्य सभी अपनी तलवारें खींचने और उच्च सतर्कता पर रहने के लिए तैयार थे। ये बदमाश कहाँ से आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने और सेना का मनोबल तोड़ने की? चलो, इसे बाहर निकालो। जयेश ने उस व्यक्ति को आते देखा, जो एक साधारण आभा वाला एक छोटा लड़का था। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और बोला, किसी भी अनजान बच्चे की हिम्मत कैसे हुई कि वह उससे इस तरह का बेतुका सवाल पूछे? केशव का चेहरा शांत था। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और भावेश्वर की ओर देखा। केशव, मैं जनरल यान से मिल रहा हूँ, जो गुवानेई के माक्विस हैं। केशव की बातें सुनने के बाद हर किसी की आंखें बदल गईं। जेन गुओ गुओ केशव। भावेश्वर की आंखें सम्मान से भर गईं। क्या आप केशव हैं, टांडूर के राजा? अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह मैं ही होऊंगा। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, सम्राट जिया ने पहले ही विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक भेज दिए हैं। फिलहाल जियोनगुआन शहर में कोई अतिरिक्त सैनिक नहीं आ रहे हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से सत्यपथ संप्रदाय का नेतृत्व करूंगा ताकि जियोनगुआन शहर को पहले भागने में मदद मिल सके। केशव ने भावेश्वर और अन्य लोगों को देखा और शांति से कहा, मैं समझ गया। राज्य के राजा झेंग को नमस्कार। आज हमारी मदद करने के लिए आने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे माफ करें कि मैं घायल हो गया और सलामी नहीं दे पाया। भावेश्वर ने केशव की बातें सुनी और उन पर विश्वास कर लिया। वह जानता था कि कोई भी दक्षिया टाउन का राजा होने का नाटक करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिसे अब सब जानते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि राजकुमार के पिछले शब्दों का क्या मतलब था। भावेश्वर ने केशव को गंभीर नज़र से देखा। ये सही है महाराज, आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन जो चाहें कह नहीं सकते। आपने जो अभी कहा, क्या उसका मतलब यह है कि मैं जनरल यान को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं? वांग बुटोंग ने उसी ठंडे स्वर में कहा, यह जानबूझकर किया गया या अनजाने में, हम बाद में बताएंगे। केशव ने यह सुना और शांति से कहा, अब मुख्य बात जनरल यान को विषमुक्त करने में मदद करना है। अगर हम और देर करेंगे तो कोई भी चिकित्सा अमर भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। केशव बोला, विश्रण, क्या लॉर्ड वांग ने अभी नहीं कहा था कि तीर गैर विषैले थे? उसे जहर कैसे दिया जा सकता है? हाँ महाराज, आप जरूर गलत हैं। महाराज एक तृतीय श्रेणी के चिकित्सक हैं, जिनकी चिकित्सा क्षमता उत्कृष्ट है। उन्होंने आपके घाव की जांच की है और उसमें जहर का कोई निशान नहीं है। पास खड़े जयेश ने ये बातें सुनी और केशव को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने जल्दी से कहा, जनरल जयेश, लॉर्ड यान के अधीन डिप्टी जनरल हैं। ये सही है, भले ही आप झेंग राज्य के राजा हों, आप इस तरह से मेरी चिकित्सा कौशल का अपमान नहीं कर सकते। वांग बुटोंग ने आक्रोश से कहा, जाहिर है कि वे केशव द्वारा पूछे जाने से दुखी थे। क्या आप निश्चित हैं कि यह तीर 100% गैर विषैला है? जब केशव ने यह सुना तो उसने शांति से वांग बुटोंग की ओर देखा। बेशक, मुझे अपनी चिकित्सा कौशल पर 100% भरोसा है। वांग बुटोंग ने सुना और आत्मविश्वास से कहा, क्या होगा अगर यह जहरीला हो? केशव ने शांति से कहा, अगर यह जहरीला है तो मैं अपने कर्तव्य में विफल रहा हूं। महाराज मुझे दंड देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर यह जहरीला नहीं है। जयेश ने केशव को अहंकारी भाव और ठंडी मुस्कान के साथ देखा, अगर ये तीर जहरीला नहीं है तो यह महाराज द्वारा मेरे खिलाफ एक बदनामी है। मैं चाहता हूं कि महाराज घुटने टेककर मुझसे माफी मांगें। केशव ने यह सुना और अपनी आंखें सिकोड़कर दूसरे व्यक्ति की ओर चंचल भाव से देखा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने घुटने टेक दूं? जब भावेश्वर ने यह सुना तो वह ठंडी सांस लेकर थोड़ा नाराज हुआ। हालांकि वह केशव के बारे में बहुत आशावादी नहीं था, ये सोचकर कि भले ही वह युवा और बलवान था, लेकिन शायद उसके पास चिकित्सा कौशल की अनोखी समझ नहीं होगी। केशव आखिरकार सम्राट जिया द्वारा नियुक्त टांडूर का राजा था। सम्राट जिया से मिलते समय उसे घुटने टेकने की जरूरत भी नहीं थी, तो वह तीसरे दर्जे के चिकित्सा अधिकारी के सामने कैसे घुटने टेक सकता था? वांग बुटोंग, तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो और अभी भी राजकुमार से माफी नहीं मांग रहे हो। जयेश और अन्य जनरलों ने भी वांग बुटोंग को आंख मारी। ये टांडूर का राजा है।
वह दक्षिया का नंबर 1 राजा है और साथ ही दक्षिया का नंबर 1 युवा प्रतिभाशाली भी। तुम्हारे लिए एक साधारण चिकित्सा अधिकारी के रूप में उससे लड़ना एक बूढ़े आदमी के आसनिक खाने और मौत की तलाश करने जैसा है। जयेश विचलित रहे। वे सीधे खड़े रहे और केशव को उत्तेजक नजरों से देखा। युद्ध कला, प्रतिभा और शक्ति के मामले में मैं स्वाभाविक रूप से महाराज जितना अच्छा नहीं हूँ। हालांकि मैं बचपन से ही वर्तमान शाही चिकित्सक भगवान सूर्य से चिकित्सा सीख रहा हूँ। भगवान जिन ने भी कहा है कि भविष्य में मेरी चिकित्सा कौशल निश्चित रूप से उनसे बेहतर होगी। मैं किसी बाहरी व्यक्ति को अपने अधिकार को चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? वांग बूटोंग को भी अपने चिकित्सा कौशल पर पूरा भरोसा है। जब सबने ये सुना तो उनकी नज़रें केशव पर टिक गईं। जयेश ने उस समय के सर्वश्रेष्ठ शाही चिकित्सक सुन सिम्याओ के अधीन अध्ययन किया था और चिकित्सा कौशल के एक प्रसिद्ध गुरु भी थे। चिकित्सा कौशल में उनकी उपलब्धियां दाजिया में शीर्ष 10 में शुमार की जा सकती हैं। हालांकि केशव में मार्शल आर्ट की अच्छी प्रतिभा है, फिर भी वह युवा है और उसकी जनशक्ति सीमित है। मार्शल आर्ट में इतनी उपलब्धियों वाला व्यक्ति चिकित्सा में महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए कैसे विचलित हो सकता है? भावेश्वर ने केशव की ओर देखा। महाराज, आप जितना अच्छा नहीं। वह केशव को वांग बूटोंग के साथ शर्त न लगाने के लिए राजी करना चाहता था। केशव ने भावेश्वर को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और वांग बूटोंग को शांति से देखा। ऐसा लगता है कि आप अपने चिकित्सा कौशल में बहुत आश्वस्त हैं। बिल्कुल, जैसे राजकुमार अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा के बारे में सोचता है। फक फक करना। केशव ने ये सुना और ठंडी आवाज में कहा, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छी बात नहीं है, खासकर डॉक्टरों के लिए। एक बार जब आप आंख मूंदकर आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आप में और एक झोलाछाप डॉक्टर में क्या अंतर है? हन्फ, मेरे राजा, बूटोंग मरते हुए लोगों को बचाते रहे हैं और घायलों को ठीक करते रहे हैं। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी उपलब्धियां स्वर्ग से भी बड़ी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वांग बूटोंग ने यह सुनकर कुछ नाराजगी के साथ कहा, आपने पहले जनरल यान के घाव की जांच की थी और पुष्टि की थी कि तीर जहरीला नहीं था और उसे निकालने की ही जरूरत थी। अच्छा। जयेश ने यह सुना और कहा, अगर तीर का सिरा जहरीला होता तो मांस लाल हो जाता, लेकिन जनरल के सिर पर घाव चटक लाल है, उसमें कोई असामान्यता नहीं है। जहर का कोई निशान नहीं है। अपने 50 साल के चिकित्सा अनुभव के आधार पर मैं गारंटी दे सकता हूं कि तीर के सिरे पर जहर नहीं है। हास्यास्पद। केशव ने यह सुना और ठंडी आवाज में कहा, दुनिया में 1000 से ज्यादा तरह के जहर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी नंगी आंखों से देखकर ही सभी जहरों की प्रतिक्रियाओं को पहचान सको? बेशक मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहां तक कि भगवान सूर्य भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार 10 से भी कम प्रकार के जहर ऐसे हैं जो मांस और खून को काला किए बिना और जहरीले दिखाए बिना जहर पैदा कर सकते हैं। हालांकि उनमें से कोई भी जनरल की वर्तमान स्थिति के अनुकूल नहीं है। केशव ने यह सुना और ठंडी आवाज में कहा, 10 से कम प्रकार? यह हास्यास्पद है। मैं ऐसे सैकड़ों जहरों के बारे में जानता हूं जो लोगों को चुपचाप और अदृश्य रूप से मार सकते हैं। 100 से कम प्रकार नहीं। यह हास्यास्पद है। तुम बिना किसी आधार के बस कहानियां गढ़ रहे हो। 100 तरह की बातें भूल जाओ। अगर तुम एक भी जहर बता दो जो मुझे नहीं पता, तो मैं, खलील, मान लूंगा कि तुम्हें सचमुच दवा आती है। वरना। जब वांग बूटोंग ने यह सुना तो उसने ठंडी सांस ली, ये सोचकर कि केशव सिर्फ कहानियां बना रहा है। हन्फ, क्या मुझे तुम्हारे साथ कहानियां गढ़नी जरूरी हैं? लेकिन चूंकि तुम जानबूझकर मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव ने यह सुना और तिरस्कार से कहा, यिनलुओ घास आर्कटिक में उगती है। इसका रस अदृश्य और रंगहीन होता है। एक बार जहर लगने पर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और व्यक्ति नींद में ही चुपचाप मर जाता है। अग्निदेव पुष्प सबसे अधिक धूप वाले स्थानों पर उगता है, ज्यादातर ज्वालामुखियों के किनारे पर। जब ये खिलता है तो आप जहर का पाउडर इकट्ठा करते हैं। एक बार जब ये शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह एक अजीब अग्निविष बन जाता है। बाहर से इसका कोई निशान नहीं दिखता, लेकिन यह आंतरिक अंगों को जला सकता है और लक्ष्य को अंदर से बाहर तक मार सकता है। 9 दुष्ट शीत विष है। केशव ने एक ही सांस में दर्जनों जहरों के नाम बता दिए। जब सबने ये सुना तो उनके चेहरे पर पहले घृणा की भावना थी, फिर गंभीरता आ गई और धीरे धीरे वह कुरूप होती गई। हर प्रकार का जहर लोगों को बिना पता चले मार सकता है। भले ही आप दर्जनों जहरों के नाम बता दें, लेकिन कौन जानता है कि वे प्रभावी हैं या नहीं, और क्या वे सचमुच लोगों को बिना किसी को पता चले मार सकते हैं? वांग बूटोंग ने अपनी मृत्यु तक भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फक फक करना। केशव ने यह सुनकर तिरस्कार से सिर हिलाया। उसने जयेश पर ध्यान देना छोड़ दिया, बल्कि भावेश्वर की ओर देखा। जनरल यान, आपको ठेस पहुंचाने के लिए मुझे माफ करना। भावेश्वर दंग रह गया। केशव अचानक उसके पास आया और उसके कंधों को पकड़ लिया। आह! भावेश्वर चीख पड़ा।
क्या रुकना, जनरल को जाने दो। अचानक हुए इस बदलाव से जयेश और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। उन्होंने अचानक अपने हथियार निकाल लिए और केशव पर हमला करने ही वाले थे। भावेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। रुको। हर कोई दंग रह गया। केशव ने भावेश्वर के कंधों को पकड़ लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पतले धागों में बदल गई जो भावेश्वर के घाव के छिद्रों में घुस गए। जब आध्यात्मिक ऊर्जा घाव और टूटे हुए तीर के चारों ओर लिपटी तो भावेश्वर का चेहरा बदल गया। पहले मुझे घाव में केवल सूजन और दर्द महसूस हुआ था, लेकिन अब सूजन और दर्द गायब हो गया है। अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो, इसे ही आप गैर विषाक्त कहते हैं, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। और फिर उसने अचानक अपनी हथेली खींच ली और टूटे हुए तीर के चारों ओर लिपटा हुआ मांस और खून का एक गोला उसके द्वारा जीवित ही खींच लिया गया और फिर जमीन पर फेंक दिया गया। हिस। हालांकि मांस का एक टुकड़ा फट गया था, भावेश्वर को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसे राहत महसूस हुई, मानो उसके कंधे पर दबा सैकड़ों पाउंड का पत्थर इस पल हट गया हो। केशव ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से घाव को सील कर दिया ताकि खून बाहर न बहे। इस समय केशव ने तीर के चारों ओर लिपटे मांस और रक्त की गेंद पर अपनी उंगली फड़फड़ाई और आध्यात्मिक आग की एक गेंद ने सीधे उसे जला दिया। अगले ही पल सबके चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने देखा कि तीर पर बहुत सारा कालापन आ गया है और एक तीखी गंध आ रही है जिससे सबको चक्कर आ रहा है। वह कैसे संभव है? वांग बूटोंग ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा बदल गया। ये काला जादू घास के रस से निकाला गया काला जादू जहर है, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। केशव के सत्यापन के बिना हर कोई पहले से ही समझ गया था कि तीर वास्तव में जहरीला था। चिकित्सा शास्त्र में ब्लैक डायमंड जहर का कोई उल्लेख नहीं है, वांग बूटोंग ने अविश्वास में कहा। हम दुनिया के सारे जहर मेडिकल कैनन में कैसे दर्ज हो सकते हैं? जनरल यान सेना के कमांडर हैं। अगर उन्हें मार दिया जाता तो निस्संदेह सैनिकों का मनोबल गिर जाता। इसलिए दुश्मन जनरल को फंसाने की हर मुमकिन कोशिश जरूर करेगा और आपको डॉक्टर होने के नाते अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाना चाहिए था। अगर आपको जहर नहीं भी मिला तो भी आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए था। अगर जहर न भी हो तो भी आपको उसे जहर ही मानकर चलना चाहिए, वरना जनरल की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? केशव ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज की शिक्षा सही है। केशव की बातें सुनकर खलील की सांस रुक गई। उसे एहसास हुआ कि केशव ने जो कहा था वह सच था। एक झटके के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे यकीन हो गया। केशव ने जो कहा वह यह था कि दुनिया में लाखों जहर हैं और चिकित्सा पुस्तकें उन सभी को दर्ज नहीं कर सकती। भावेश्वर सेना का कमांडर है और दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेगा। अगर वह सावधान नहीं रहा तो भावेश्वर मर भी सकता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। वांग बूटोंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके बूढ़े चेहरे पर आत्मदोष का भाव था। बचपन से ही उनमें चिकित्सा के प्रति गहरी प्रतिभा थी, इसलिए जब वे चिकित्सा में निपुण हो गए तो उन्हें बहुत गर्व हुआ और उन्हें लगा कि उनकी चिकित्सा कुशलता में कोई कमी नहीं हो सकती। अपने चिकित्सकीय कौशल से यदि उन्होंने ध्यानपूर्वक जांच की होती तो उन्हें कुछ सुराग मिल सकते थे, लेकिन वे बहुत अधिक आश्वस्त थे और एक नज़र डालने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसमें कोई जहर नहीं है। यदि केशव उसके कार्यों को रोकने के लिए प्रकट नहीं होता तो जहर उसके शरीर पर आक्रमण कर देता और यहाँ तक कि कोई देवता भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होता। अगर उस समय सेनापति की मृत्यु हो जाती है तो यह निस्संदेह शियोगुआन शहर की सेना के लिए एक आपदा होगी। हो सकता है कि कल वह दिन हो जब शहर टूट जाएगा और वह दक्षिया का शाश्वत पापी बन जाएगा। भावेश्वर ने केशव को उलझन भरी नजरों से देखा। इससे पहले वह इस बात से असंतुष्ट था कि इतनी कम उम्र में केशव का पद उससे कहीं ऊंचा था, एक अनुभवी योद्धा जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थीं और दक्षिया में महान योगदान दिया था। इस समय वह पूरी तरह आश्वस्त था। चूंकि आप अपनी गलती मानने को तैयार हैं लॉर्ड वांग, मैं इस बार आपकी गलती माफ कर दूंगा। मैं केवल यही आशा करता हूं कि आप इस सबक को याद रख सकें। केशव ने यह सुना और शांति से कहा कि वह अब और मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन डॉक्टर आम लोगों से अलग होते हैं। डॉक्टर जान बचाते हैं और एक लापरवाही दूसरे व्यक्ति की जान ले सकती है। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराज ने मुझे ये सबक सिखाया है। मैं इसे जरूर याद रखूंगा और दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। केशव की बातें सुनने के बाद वांग बुटोंग ने गंभीरता से कहा, डॉक्टरों का दिल दयालु होता है। उसने बस अपने अहंकार के कारण गलती की, लेकिन वह स्वभाव से बुरा व्यक्ति नहीं है। केशव ने शांति से सिर हिलाया। जनरल यान, मैंने आपके शरीर से जहर निकाल दिया है, लेकिन आप अल्पावधि में जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते। महाराज, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। केशव की बातें सुनकर भावेश्वर ने एक कड़वी मुस्कान दी। लेकिन अब ग्रेट यान और ग्रेट वेई की दुश्मन सेना शहर के द्वार पर है। जियोनगुआन शहर सीमा पर एक खतरनाक दर्रा है और इसे खोना असंभव है। हम पहले भी दुश्मन से लड़ चुके हैं।
वे महान यान और महान वेई की कुलीन सेनाएं हैं। यान की सेनापति करम हैं, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, और वेई की सेनापति भी प्रसिद्ध जनरल त्रिशूल हैं। करम और त्रिशूल दोनों ही दोनों देशों के जाने माने ताकतवर व्यक्ति हैं। उन्होंने कई सालों तक सेना का नेतृत्व किया है और उनकी सेनाएं काफ़ी मजबूत हैं। अगर भावेश्वर ने कई सालों तक सेना का नेतृत्व न किया होता और रामपुरम शहर की रक्षा करना आसान नहीं होता, लेकिन उस पर हमला करना मुश्किल होता, तो रामपुरम शहर पर कब का कब्जा हो गया होता। लेकिन फिर भी भावेश्वर ने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। चिंता मत करो जनरल यान, अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, केशव ने शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर सबकी आंखें थोड़ी जम गईं। वे केशव के आत्मविश्वास से थोड़े हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार ने दुश्मन को पीछे हटाने की कोई योजना पहले ही बना ली हो? भावेश्वर ने केशव को देखा। जयश और अन्य लोगों ने भी केशव को देखा। जियोनगुआन शहर के रक्षकों की संख्या 100,000 से अधिक नहीं थी, जबकि मंगल साम्राज्य और वेई की गठबंधन सेना की संख्या 400,000 से अधिक थी। साथ ही अनगिनत शक्तिशाली योद्धा भी थे। यहाँ तक कि भावेश्वर को भी दुश्मन को पीछे हटाने का भरोसा नहीं था। क्या केशव पीछे हट सकता है? जयश ने गंभीर भाव से केशव की ओर देखा। महाराज, ये दक्षिया के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यह कोई मजाक नहीं है। हाँ महाराज, हम सभी आपकी मार्शल आर्ट और चिकित्सा कौशल की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने की बात आती है तो हम में से किसी के पास आपसे अधिक अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल अकरम ने भौहें चढ़ाकर कहा। युवा पीढ़ी में भी वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हालांकि वे किसी संप्रदाय में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन युवावस्था से ही सेना में रहे हैं और उनमें काफ़ी ताकत है। अब केवल 30 वर्ष की आयु में वे स्वर्ण ब्रून के 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने उत्कृष्ट सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि वे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, फिर भी उनके पास एक ऐसी मार्क्विसेट है जो जयश के पास भी नहीं है। वह है वुलिंग मार्क्विस की उपाधि। हर कोई समझता है कि जब तक वह इस युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे राजा का ताज पहनाया जाएगा। जाहिर है उन्होंने इस समय बात की, जिससे पता चला कि वे केशव से कुछ हद तक नाराज थे। आखिरकार केशव को इतनी कम उम्र में राजा केशव की उपाधि दी गई थी। उन्हें दुखी करो। पूर्व के राजा जियांग त्यानशेंग को भले ही कम उम्र में ही राजा बना दिया गया था, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि अच्छी थी और उस समय वे काफ़ी शक्तिशाली थे। बाद में उन्होंने अपनी सैन्य उपलब्धियों से सबको जीत लिया और वे कायल हो गए। भावेश्वर ने ये सुना और चिंतित था कि उसके शब्द केशव को नाराज कर देंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, महाराज, यह अकरम है, मेरे अधीन एक लेफ्टिनेंट जनरल। यद्यपि वह युवा है, लेकिन उसके पास मंगल साम्राज्य की 50,000 मजबूत सेना का सफाया करने के लिए 10,000 की सेना का नेतृत्व करने का शानदार रिकॉर्ड है। महामहिम ने उसे मार्क्विस वुलिंग की उपाधि दी है। अकरम गर्वित दिख रहा था। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, हालांकि मैंने कभी युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व नहीं किया है और मैं आपके जितना अनुभवी नहीं हूँ। अगर आप दोनों देशों की दुश्मन सेनाओं को पीछे हटा सकते हैं तो मेरे यहाँ आने का क्या मतलब है? अभिमानी। केशव की बातें सुनकर मैदान में मौजूद हर कोई अपने हाव भाव बदलने से खुद को रोक नहीं पाया। कई लोग केशव को बड़े गुस्से से देखने लगे। केशव की बातें बिल्कुल अहंकारी थीं और उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार दुश्मन बहुत ताकतवर था और वे अपनी ताकत से दुश्मन को मुश्किल से पीछे धकेल सकते थे। वे बस जियोंगगुआन शहर की रक्षा ही कर सकते थे। उनमें से कईयों ने तो ये भी सोचा कि युद्ध से बचने के लिए मंगल साम्राज्य और वेई के साथ शांति वार्ता करना ही बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे दुश्मन को पीछे नहीं हटा सकते थे, इसका मतलब केशव भी ऐसा कर सकता था। केशव के लिए, जिसने कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, ये बहुत घमंडी बात थी। महाराज सचमुच आश्वस्त हैं। यदि आप दोनों देशों की गठबंधन सेनाओं को पीछे हटा सकते हैं तो मैं, अकरम, आपके घोड़े का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। अकरम ने ठंडी सांस ली। हालांकि मुझे घोड़े को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आप इसे चलाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। केशव उदासीनता से मुस्कुराया। उन्होंने भावेश्वर की ओर देखा और कहा, जनरल यान, मैंने दुश्मन को पीछे हटाने की एक योजना बनाई है, लेकिन मुझे आपको असुविधा देनी पड़ेगी। जनरल यान। महाराज, ये सही नहीं है। यदि आपके पास दुश्मन को पीछे हटाने की कोई योजना है तो मैं तुरंत मरने को तैयार हूँ, भले ही इसके लिए मेरी बूढ़ी हड्डियाँ ही क्यों न मर जाएं। भावेश्वर ने ये सुना और गंभीरता से कहा, जनरल यान, कृपया पहले जियोनगुआन शहर की सेना का बाग ताबीज मुझे सौंप दे ताकि मैं इसकी कमान संभाल सकूं। केशव बोला, बाग ताबीज एक सैन्य की मुहर है। बाग ताबीज को पकड़कर आप सेना को संगठित और नियंत्रित कर सकते हैं। जनरल, बिल्कुल नहीं। अकरम ने ये सुना और जल्दी से बोला। जयश और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित और चिंतित थे।
हालांकि केशव तांडूर का राजा है और उसके पास प्रभावशाली शक्ति है, फिर भी किसी को विश्वास नहीं है कि वह युद्ध में सेना का नेतृत्व कर सकता है। वह आते ही सैन्य आदेश मांगना चाहता है। अगर केशव की रणनीति विफल हो गई तो शियोगुआन शहर के सभी लोग मारे जाएंगे। केशव ने भावेश्वर को शांति से देखा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और भावेश्वर की पसंद का इंतजार करने लगे। एक पल की खामोशी के बाद भावेश्वर ने एक गहरी सांस ली, उसे एक पल के लिए रोके रखा और फिर धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपनी अंगूठी से एक बाघ का ताबीज निकाला और गंभीरता से कहा, महाराज, शियोगुआन शहर के लाखों लोग और दक्षिया का अस्तित्व अब आपके हाथों में है। कृपया निश्चिंत रहें, जनरल, केशव ने शांति से कहा। केशव ने बाघ का ताबीज स्वीकार कर लिया और हर कोई केशव को देखने लगा, ये जानने के लिए कि उसकी योजना क्या है। जनरल यान, मेरी योजना का पहला चरण आपको मारना है। उद्धरण चिन्ह। भावेश्वर दंग रह गया। केशव ने अपनी उंगली उठाई और भावेश्वर के माथे पर एक आध्यात्मिक निशान पड़ गया। अगले ही पल भावेश्वर के शरीर से खून की धार फूट पड़ी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सामान्य, केशव, तुम क्या कर रहे हो? धिक्कार है, केशव। मैदान में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर आग बबूला हो गए। वे भावेश्वर का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आज उन्होंने केशव को भावेश्वर को मारते देखा। हालांकि केशव तांडूर का राजा था, फिर भी वे सेनापति का बदला लेने के लिए आतुर थे। केशव, तुमने जनरल पर हमला करने की हिम्मत की, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। घृणास्पद। जयश और अक्रम भी गुस्से में चिल्लाए और दोनों ने एक ही समय में केशव पर हमला किया। दोनों की ताकत स्वर्ण ब्रून के 5वें स्तर पर है। वे काफी शक्तिशाली हैं और सैकड़ों लड़ाइयां झेल चुके हैं। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उन्होंने बहुत सारी हथियारी भावनाएं जमा कर ली हैं। अगर वे दोनों मिल जाएं, तो स्वर्ण ब्रून के अंतिम चरण के बलवान भी उनके विरोधी नहीं रह जाएंगे। हालांकि उन दोनों के सामने केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने एक हाथ से भावेश्वर को पकड़ लिया और फिर उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे दोनों सीधे पीछे हट गए। दोनों आदमी हमला करने ही वाले थे, लेकिन केशव ने ठंडी सांस ली और एक शक्तिशाली आभा छोड़ी जिसने दोनों आदमियों को जमीन पर घुटनों के बल दबा दिया। वे हिलने में असमर्थ हो गए। केशव, जनरल ने दक्षिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भले ही आप तांडूर के राजा हों, अगर आप जनरल को मार देते हैं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। जयश ने गुस्से से कहा। केशव, तुम बहुत घृणित हो। बेवकूफ। केशव ने ये सुना और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी किस आंख ने मुझे जनरल यान को मारते हुए देखा? हंफ, तुम अभी भी बहस करना चाहते हो? हम सब ने देखा। केशव की बातें सुनने के बाद उन दोनों ने गुस्से से कहा, वह वास्तव में उन्हें धोखा देना चाहता था। जनरलों, शांत हो जाओ। जनरल यान मरा नहीं है। इस समय वांग बुटोंग बोला। केशव की बातें सुनकर दोनों दंग रह गए। केशव ने आखिरकार अपना दबाव कम किया और दोनों आदमियों को बर्फीली आंखों से देखा। चूंकि तुम दोनों बूढ़े जनरल की सुरक्षा की परवाह करते हो, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से अपमानित करने की हिम्मत की तो तुम बिना किसी दया के मारे जाओगे। केशव की बातें सुनने के बाद उनके भाव बदल गए, लेकिन वे दोनों थोड़े भ्रमित और असंतुष्ट थे। उन्होंने सभी ने अपनी आंखों से केशव को बूढ़े जनरल को मारते देखा, तो जनरल यान कैसे नहीं मरा? खलील जनरल यान को ध्यान से देख रहे थे, जिन्हें केशव ने कुर्सी पर बिठाया था। उन्होंने केशव को और भी सम्मान और प्रशंसा से देखा। जनरलों, राजकुमार ने मार्क्विस को निश्चल अवस्था में पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। निलंबित एनिमेशन। केशव की बातें सुनकर वे दोनों दंग रह गए। केशव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बाघ का ताबीज निकाल लिया। उसने शांति से कहा, जयश, अक्रम, मेरी बात सुनो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि केशव ने भावेश्वर को क्यों निष्क्रिय अवस्था में डाल दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भावेश्वर की जान सुरक्षित है तो उन्होंने राहत की सांस ली। वे घुटनों के बल बैठ गए और गंभीरता से बोले, जयश मूजों, मेरी आज्ञा मानो। केशव ने आदेश की घोषणा की। जयश, अब से शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शहर की दीवारों पर पहरेदारों की संख्या आधी कर दो और शहर के अंदर गश्ती दल की संख्या 10 गुना बढ़ा दो। हाँ। जयश केशव की बातें सुनकर दंग रह गया, लेकिन सैन्य आदेश पहाड़ों की तरह भारी होते हैं, इसलिए उसने फिर भी केशव के आदेशों का पालन किया। मूजोंग, आज से आप जनरल यान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। किसी को भी उनके शयन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महाराज, मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है? केशव की बातें सुनकर अक्रम दंग रह गया और असमंजस में बोला। अब जब सेना शहर के द्वार पर है तो उसने शहर की दीवारों पर पहरेदारों को कमजोर कर दिया है, लेकिन शहर के अंदर पहरेदारों की गश्त को मजबूत कर दिया है और उसे जनरल यान के शयन कक्ष की रखवाली का जिम्मा सौंप दिया है। यदि भावेश्वर गंभीर स्थिति में था तो यह समझ में आता है कि उसे उसकी सुरक्षा का प्रभार दिया गया था, लेकिन अब भावेश्वर किसी भी खतरे में नहीं था और सिर्फ निलंबित एनिमेशन की स्थिति में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हैरान था।
ऐसे शक्तिशाली जनरल को शहर में गश्त या सुरक्षा करने की अनुमति देने के बजाय उसे सोते हुए जनरल यान की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों, बस आज्ञा का पालन करें। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। केशव की बातें सुनने और केशव के हाथ में बाघ के ताबीज को देखने के बाद वह केवल अपने दांत पीसकर सहमत हो सका। अब से तुम जनरल यान के कमरे में ही रहोगे। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मैं हर 3 घंटे में किसी को जड़ी बूटियां और खाना पहुंचाने के लिए भेजूंगा। केशव ने वांग बुटोंग की ओर देखा और कहा, हाँ। हालांकि खलील उलझन में था, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा कि उसे केशव की बात पूरी तरह से समझ आ गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह केशव की बात नहीं मानेगा। इसके अलावा वह तो बस एक सैन्य चिकित्सक था और उसे युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कई आदेश जारी किए गए। केशव ने आदेश सुनाया और फिर भावेश्वर को अपने कंधों पर उठा लिया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए और उसने कहा, जयेश, अब तुम जाकर गश्ती दल को मजबूत कर सकते हो। अक्रम, खलील, मेरे पीछे आओ और जनरल को शयन कक्ष में ले जाओ। हाँ, सभी को आदेश मिलता है। जयेश, पीछे हटो। अक्रम और वांग बुटोंग ने केशव का तंबू से बाहर निकलकर पीछा किया और केशव के पीछे बेडरूम तक चले गए। किसी ने भी यह नहीं देखा कि काले बादलों के नीचे आंखों की एक जोड़ी हमेशा दृश्य पर ध्यान दे रही थी। जयेश को शहर की दीवार पर गार्ड को कम करने और शहर में गश्त को मजबूत करने पर ध्यान दे रही थी, और केशव और अन्य लोगों ने उत्सुकता से भावेश्वर को बेडरूम में भेज दिया। कई घंटों तक घूरने के बाद ये आंखें अंततः आकाश में गायब हो गईं। जब दूसरा पक्ष गायब हो गया तो बेडरूम में केशव को कुछ महसूस हुआ और उसने उपहास किया, शो शुरू हो गया है। अल्पविराम। जियोनगुआन शहर से दर्जनों मील बाहर दुश्मन का बेस कैंप है, जहां 400,000 सैनिक तैनात हैं। इस बार ग्रेट यान और ग्रेट वेई की संबद्ध सेनाएं, दोनों पक्षों के मुख्य जनरलों को अच्छी तरह से जाना जाता है। मजबूत आदमी गठन को बहुत शक्तिशाली कहा जा सकता है। इस समय मुख्य तंबू में महान यान राजवंश के जनरल झेंग तियानहे बोले, सभी स्काउट्स ने रिपोर्ट दी है कि जियोनगुआन शहर ने शहर की दीवारों पर अपनी सुरक्षा अचानक कम कर दी है। आप सब क्या सोचते हैं? जनरल, क्या ये हो सकता है कि भावेश्वर हमें दुश्मन के इलाके में और अंदर तक फंसाने के लिए इस भ्रामक रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है? अगर भावेश्वर को कुछ हो जाता तो हमें पहरेदारों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। मेरी राय में भावेश्वर शायद घायल नहीं है और जानबूझकर हमें फंसाने के लिए जाल बिछा रहा है। महान वेई के जनरल पेई वेनशान बोले, ठीक है, चलो अभी बहस बंद करते हैं। जब जनरल जियाओ आएगा तो हम पता लगा लेंगे। वेई कमांडर इन चीफ त्रिशूल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जल्द ही तंबू के बाहर काले वस्त्र में लिपटी एक आकृति तंबू में प्रकट हुई। इस आदमी को देखकर त्रिशूल को छोड़कर सभी ने खड़े होकर सलामी दी। हम जनरल जियाओ का अभिवादन करते हैं। जनरल जियो, वेन चांगताई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वे दोनों कमांडर थे, लेकिन उन्हें जनरल जियाओ के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं पता था। करम उनके प्रति काफ़ी संयमित थी, जिससे स्वाभाविक रूप से वह काफ़ी नाखुश थे। आधे घंटे बाद हम जियोनगुआन शहर पर रात का हमला शुरू करेंगे। हम आज जियोनगुआन शहर पर कब्जा कर लेंगे। जनरल जियाओ बोला। हाँ, मंगल साम्राज्य में किसी को भी जियोनिंग र के बारे में कोई संदेह नहीं था। वेई राजवंश के जनरलों ने कुछ नहीं कहा और सभी त्रिशूल की ओर देखते रहे। जनरल जियो, अगर आप सेना भी भेजते हैं तो आपको मुझे कारण बताना चाहिए। वेन चांगताई ने कुछ अप्रसन्नता से कहा। चूंकि जनरल वेन जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अभी बता सकता हूं। मैंने भावेश्वर पर जो तीर चलाया था उसमें काला जादू घास का जहर लगा था। वह अब कोमा में चला गया है और लगभग निश्चित रूप से मर चुका है। जियोनगुआन शहर अब जयेश और अक्रम के संरक्षण में है। उन्होंने हमें भ्रमित करने के लिए रक्षकों की संख्या कम कर दी है। हालांकि शहर में रक्षकों की संख्या दर्जनों गुना बढ़ गई है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भावेश्वर मुश्किल में है। दुश्मन के पास कोई जनरल नहीं है, इसलिए हमला करने का ये सबसे अच्छा समय है। जहर, कोई आश्चर्य नहीं कि जनरल जियाओ ने पहले भी व्यक्तिगत रूप से तीर चलाए थे। महान जिया के प्रसिद्ध जनरल भावेश्वर के लिए ये कितनी दुख की बात है, जो युद्ध के मैदान में नहीं मरा बल्कि जहर से मर गया। वेई राजवंश के कई सेनापतियों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि करम लोगों को जहर देगी, जिससे उन्हें थोड़ी घृणा हुई। वेन चांगताई कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियोनिंग र ने ठंडे स्वर में कहा, अभी दुश्मन के साथ सहानुभूति रखने का समय नहीं है। तुरंत तैयारी करो, आज ही वह दिन है जब हम जियोनगुआन शहर के द्वार तोड़ देंगे। रात बहुत हो चुकी है और सब सो रहे हैं। जियोनगुआन शहर के शीर्ष पर आगे पीछे गश्त करते हुए केवल कुछ ही गार्ड हैं। लेकिन शहर में हलचल मची हुई थी। गश्त लगाने वाले सैनिक बड़ी संख्या में आ रहे थे, बहुत व्यस्त। नगर के स्वामी के महल में केशव ने सभी जनरलों को एक साथ इकट्ठा किया और ठंडी नज़र से कहा, सब लोग, अब परिणाम तय करने का समय आ गया है।
महाराज, जनरल यान का जीवन या मृत्यु अब अनिश्चित है। जब सबने ये सुना तो वे चिंतित हो गए। यहाँ तक कि जयेश और अक्रम, जो जानते थे कि ये सभी योजनाएं केशव द्वारा बनाई गई थीं, चिंतित दिखे बिना नहीं रह सके। केशव का सत्ता में उदय बहुत तेजी से हुआ और वह ज्यादा समय पहले ही तांडुर का राजा बना। कई खबरें उन तक काफी देर बाद पहुंचीं। इसके अलावा ये सारी खबरें केशव की मार्शल आर्ट की प्रतिभा के बारे में थीं। उन्होंने माना कि केशव मार्शल आर्ट में माहिर थे, लेकिन जब युद्ध में सेना का नेतृत्व करने की बात आई तो केशव बिल्कुल नौसिखिया थे। अब जब श्योंगुआन शहर का जीवन और मृत्यु केशव के हाथों में थी तो वे भला कैसे खुश हो सकते थे। केशव ने सीधे बाघ का ताबीज निकाल लिया। टकरा जाना। सभी लोग जमीन पर घुटने टेक दिए। एक सैनिक का कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। केशव ने ठंडे स्वर में कहा, जयेश, आपको तुरंत सिहान पर्वत के चारों ओर 50,000 सैनिकों का नेतृत्व करना चाहिए। सिग्नल फायर बढ़ने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर दुश्मन के बेस कैंप पर हमला करना चाहिए। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। जयेश ने सम्मानपूर्वक कहा, वूजोंग, आप दुश्मन की खाद्य आपूर्ति और चारे पर हमला करने के लिए 30,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। दुश्मन की खाद्य आपूर्ति और चारे को नष्ट करने के बाद दुश्मन के बेस कैंप पर हमला करने के लिए जयेश के साथ जाएं। हाँ, अक्रम ने ये सुना और बोला, बाकी जनरलों, बचे हुए गार्डों का नेतृत्व करो और मेरे साथ मिलकर जियोनगुआन शहर की रक्षा करो। केशव ने शांति से कहा, पर्याप्त तीर ले लो, शहर में छिप जाओ और कार्रवाई करने से पहले मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। हाँ, केशव की बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया। अल्पविराम। देर रात हो चुकी थी और आसमान में काले बादलों ने काले चांद को ढक रखा था। अंधेरे में जनरलों के नेतृत्व में ग्रेट यान और ग्रेट वेई की सहयोगी सेनाएं जियोनगुआन शहर के पास पहुंचीं। जनरल झेंग, मुझे बुरा लग रहा है। पेई वेनशान ने जियोनगुआन शहर को देखा, भौहें चढ़ाईं और बोला, जनरल जियाओ ने व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, हमें बस जनरल के आदेशों का पालन करना है। और अगर भावेश्वर मुसीबत में न होता तो अपनी सावधानी के चलते वह दुश्मन को आक्रमण करने से रोकने के लिए शहर की दीवारों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर देता। अब स्थिति बाहर से ढीली है लेकिन अंदर से कड़ी है, और यह ठीक इसलिए है क्योंकि भावेश्वर मुसीबत में है। इसलिए वे ऐसा सिर्फ हमें ये सोचने के लिए कर रहे हैं कि शियोगुआन शहर अच्छी तरह से सुरक्षित है और हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते। ऐसा ही हो। शब्द सुनकर पेई वेनशान ने सिर हिलाया। त्रिशूल ने मना नहीं किया और जियोनिंग ने भी व्यक्तिगत रूप से जांच की। ऐसा लगता है कि खुफिया जानकारी में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ रुको, मैं स्वयं इन पहरेदारों को खत्म करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करूंगा। जैसे ही मैं शहर के द्वार खोलूंगा तुम हमला कर सकते हो। झेंग तियानहे बोला, जनरल झेंग, सावधान रहें। पेई वेनशान ने कहा, हाँ, भले ही यह भावेश्वर की योजना हो या जाल, मैं अपने कौशल से आसानी से आगे पीछे हो सकता हूँ। बस मेरी खबर का इंतजार करो। झेंग तियानहे ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा। झेंग तियानहे सेना का नेतृत्व करते हुए चुपचाप रात में शहर के द्वार पर पहुंच गया। शहर की चोटी पर केवल कुछ ही पहरेदार थे। झेंग तियानहे की प्रबल शक्ति के आगे वे कुछ भी नहीं थे और तुरंत मारे गए। झेंग तियानहे ने शहर की दीवार पर एक झंडा फहराया और सभी को हमला करने के लिए सूचित किया। झंडा देखकर पेई वेनशान ने सिर हिलाया। लगता है मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। अब शहर की दीवार पर सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। हमें बस जनरल झेंग के शहर का दरवाज़ा खोलने का इंतजार करना है और हम सीधे अंदर जा सकते हैं। उसी समय झेंग तियानहे ने शहर के द्वार पर पहरेदारों से बात की और खिलखिलाकर हंसा। एक बार जब हम जियोनगुआन शहर पर कब्जा कर लेंगे तो हमारी सेना सीधे दक्सिया में प्रवेश कर सकेगी। तब मैं दक्सिया की राजधानी में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। फिर मुझे राजा और प्रधानमंत्री का ताज पहनाया जाएगा और मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। राजा नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इतिहास में याद किए जाने की आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश संभवतः आपको यह मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही वह विजयी भाव से हंस रहा था, उसके कानों में भूत जैसी एक उपहासपूर्ण आवाज गूंजी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसके पैरों में ठंडक दौड़ गई। कौन है भाई? झेंग तियानहे का चेहरा एकदम बदल गया और उसने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा। उसने एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी छाती पर हाथ रखे चंचल भाव से उसकी ओर देखता हुआ देखा। लड़के, तुम कौन हो? उसने दूसरे व्यक्ति की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। दूसरा पक्ष युवा था और उसकी आभा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें ब्लेड की तरह थीं, जिससे उसके दिल में ठंडक महसूस हुई, जिससे उसे समझ में आ गया कि यह बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। डेक्सिया, केशव, दूसरे पक्ष ने शांति से कहा। झेंग तियानहे अभी भी उलझन में था जब उसने पहली बार दूसरे पक्ष के शब्द सुने, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा काफी बदल गया। केशव, क्या आप दक्सिया के राजा हैं? यह एक जाल है। अब ये समझने में बहुत देर हो चुकी है कि यह एक जाल है। केशव ने ये सुना और शांति से कहा,
पलायन। झेंग तियानहे का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह जल्दी से चिल्लाया। वह चाहता था कि सभी भाग जाएं। हालांकि उनके बोलने के बाद भी 10 लोग वहां से नहीं हिले। बस जब झेंग तियानहे हैरान था, बैंग बैंग बैंग, दर्जनों लोग तुरंत ही टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े और हर जगह खून बिखर गया। लेकिन एक पल में वह केशव द्वारा मारा गया। आप। झेंग तियानहे का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सुना था कि केशव बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। पेई। उसने अचानक अपना मुंह खोला। पेई वेनशान और अन्य लोगों को चेतावनी देने के लिए एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ अवरुद्ध हो गई थी, उसके मुंह में अटक गई थी और वह कोई आवाज़ निकालने में असमर्थ थी। टकराना। केशव को देखते ही उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे शरारत से देखा। अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी सेना का कैसे नाश हो रहा है। नहीं नहीं। झेंग तियानहे संघर्ष करना चाहता था, लेकिन केशव के सामने उसकी एक न चली। वह बस अनिच्छा से दहाड़ ही सका। उसकी आंखों में निराशा फैलती गई और देखते ही देखते उसकी पूरी आंखें ढक गईं। एक पल के बाद क्रंच, शहर का द्वार खुल गया। पेई वेनशान, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, ने आदेश दिया और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक झुंड में आ गए और सीधे सिटी लॉर्ड के भवन की ओर चल पड़े। इस तथ्य के कारण कि जियोनगुआन शहर का द्वार बहुत बड़ा बनाया गया था, 100,000 सैनिकों वाली सेना एक क्षण में ही स्टील की धारा की तरह शहर में घुस गई। चारों ओर अंधेरा था और हर कोई शहर की दीवार के शीर्ष पर झेंग तियानहे की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जब सभी लोग शहर में पहुंचे तो वे झेंग तियानहे को नहीं देख सके। पेई वेनशान का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से कहा, जनरल झेंग को किसने देखा? धमाका। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और शहर का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उसी समय एक चंचल आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? चंचल लहजे के साथ शांत आवाज ने पेई वेनशान को पूरी तरह से ठंडा महसूस कराया और उसका चेहरा काफी बदल गया। टकराना। एक सिरविहीन लाश आसमान से गिरी, जमीन पर गिर पड़ी और खून बहने लगा। पेई वेनशान के जूते लाल रंग से रंगे हुए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। यद्यपि लाश सिरविहीन थी, फिर भी उसने जो कपड़े पहने थे वे अत्यंत परिचित थे। लेकिन झेंग तियानहे स्वर्ण भ्रूण अवस्था के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली योद्धा है। अगर कोई शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट योद्धा भी कार्रवाई करे तो भी वह उसे चुपचाप नहीं मार पाएगा। माफ करना, मैं तुम्हें ये भी देना भूल गया। केशव की आवाज़ फिर से सुनाई दी और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपना सिर नीचे फेंक दिया। मुखिया ने गुस्से से आंखें खोलीं, निराशा और अनिच्छा से भरा हुआ। ये झेंग तियानहे था। प्लॉप। पेई वेनशान का चेहरा पूरी तरह बदल गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने निराशा से केशव को देखा। तुम कौन हो? ये सब तुम्हारा ही जाल है। मेरे राजा केशव, बधाई हो, आपने सही अनुमान लगाया। केशव ने शांति से कहा, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। तुम घमंडी बच्चे हो। पेई वेनशान का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने केशव को घूरते हुए कहा, मेरी लाखों की सेना के साथ क्या तुम मुझसे डरते हो? सैनिकों, सुनो, शहर के फाटक तोड़ दो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मृत्यु को स्वीकार कर लें? तुम्हें संघर्ष करना होगा। ये दृश्य देखकर केशव ने शांति से ताली बजाई और कहा, उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे मौत को बुला रही हो। स्विश स्विश स्विश। लेकिन एक पल में शहर की दीवार पर अनगिनत आकृतियां अचानक प्रकट हुईं और फिर अनगिनत छिपे हुए तीर आसमान से गिरे। धिक्कार है, तीरों से हमला। रास्ते से अलग हटें। पेई वेनशान गुस्से से लाल हो गए, लेकिन इस समय वे घड़े में बंद कछुओं की तरह थे जो खुद को दूसरे पक्ष के हाथों मारे जाने दे रहे थे। उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन एक पल में कई लोग तीरों से घायल हो गए। तीर लगने के बाद कई लोग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं रही। वह कैसे संभव है? यदि आप तीर से घायल भी हो जाएं तो भी आप प्रतिरोध करने में इतने शक्तिहीन नहीं हो सकते। क्या ये जहरीला है? जब पेई वेनशान ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया, मानो उसने कुछ सोचा हो। बधाई हो, आपने फिर सही अनुमान लगाया, केशव ने शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर पेई वेनशान का चेहरा एकदम बदल गया। धिक्कार है यार, पर इस वक्त उसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। बस एक ही ख्याल था, भाग निकलने का। वह तुरंत हवा में उछल पड़ा और भागना चाहता था। वह जनरल जियाओ को बताना चाहता था कि यह एक जाल है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? लेकिन ये देखकर कि वह भागना चाहता है, केशव ने व्यंग्य किया, एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत उसके सामने आ गया। उसने जोर से उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वह हिलने ही वाला था, केशव ने अगले ही पल उसके सिर पर पैर रख दिया, जिससे वह हिल भी नहीं सका। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपनी गठबंधन सेनाओं का विनाश होते हुए देखो? घृणित। केशव, मैंने सुना था कि तुम एक उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी तुमने हम पर छिपकर हमला करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया। कितना घृणित।
पेई वेनशान को केशव ने जमीन पर गिरा दिया, हिलने में असमर्थ, और गुस्से से कहा। लेकिन एक ही क्षण में कई लोग छिपे हुए तीरों की चपेट में आ गए और जमीन पर गिर पड़े। लड़ने की शक्ति बिल्कुल नहीं। अर्थ। केशव ने ये सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपने जनरल यान को फंसाने के लिए जहर का इस्तेमाल किया। आप इसे घृणित कैसे नहीं कह सकते? मैं तो उनसे निपटने के लिए उनके ही तरीके अपना रहा हूँ। और मैंने जो जहर इस्तेमाल किया है वही काला जादू घास का जहर आपने भी इस्तेमाल किया था। आपको सचमुच अपने लोगों का आभारी होना चाहिए, वरना मैं आपसे इतनी जल्दी छुटकारा पाने के लिए जहर का इस्तेमाल करने के बारे में कैसे सोच सकता था? केशव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। आप। केशव की बातें सुनने के बाद पेई वेनशान एक शब्द का खंडन करने में असमर्थ था और बेहद हताश महसूस कर रहा था। उनके 1 लाख सैनिकों वाले अग्रिम मोर्चे को केशव ने इतनी आसानी से हरा दिया। यह ऐसी हार थी जिसे दोनों देशों की गठबंधन सेनाएं आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। केशव ने पेई वेनशान को पकड़ लिया और उसके हाथ पैरों को चट-चट की आवाज़ के साथ कुचल दिया। साथ ही उसने उसकी साधना को नष्ट कर दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा से उसके शरीर के सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पेई वेनशान हिलडुल नहीं पा रहा था। उसने केशव को खुद पर नियंत्रण करने दिया और वह हिलडुल नहीं पा रहा था, बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह। बस चुपचाप देखते रहो कि इस राजा द्वारा तुम्हारी सेना का विनाश कैसे किया जाता है, केशव ने शांति से बिना किसी सहानुभूति के कहा। केशव की बातें सुनकर पेई वेनशान का चेहरा निराशा से भर गया। अपनी ही सेना को तबाह होते देखना, जबकि वह कुछ भी करने में असमर्थ था, इससे ज्यादा निराशा और क्या हो सकती है? रामपुरमा शहर के सैनिकों के हमले से जहरीले सैनिकों में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बची और वे केवल दक्षिया के सैनिकों को ही हमला करने दे सकते थे। जल्द ही सभी सैनिक मारे गए और रामपुरमा शहर खून और लाशों से नर्क बन गया। हालांकि यह एक तरफा नरसंहार था। सभी लोग योजना के अनुसार दुश्मन के कपड़े पहन लें, केशव बोला। हाँ। केशव की बातें सुनकर सभी लोग उत्साह से चिल्लाए और फिर अपने कवच और कपड़े पहनने लगे। जल्द ही केशव के सामने एक बड़ी सेना आ गई। सभी के चेहरे उत्साह और उमंग से भरे हुए थे। इससे पहले दुश्मन सेना के सामने उनकी कोई सानी नहीं थी। वे सब निराश हो चुके थे और सोच रहे थे कि अब उनकी मौत सिर्फ जियोनगुआन शहर में ही होगी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव के नेतृत्व में उन्होंने दोनों देशों की गठबंधन सेनाओं के 100-0-0 मजबूत मोहरा को लगभग बिना किसी लागत के नष्ट कर दिया और एक महान जीत हासिल की। केशव ने सभी को शहर का द्वार खोलने का आदेश दिया। बहुत शानदार। 1 लाख सैनिक शहर के बाहर आ पहुंचे। उसी समय केशव ने अपने बगल में एक सैनिक को देखा और दूसरे पक्ष ने तुरंत पेई वेनशान से प्राप्त संकेत तीर को खींच लिया। एक पल में एक सुनहरी रोशनी आकाश में उड़ गई और शहर के बाहर छिपे हुए शेष 200-000 दुश्मन सैनिकों को निर्देशित किया गया और वे शक्तिशाली तरीके से जियोनगुआन शहर की ओर दौड़ पड़े। जनरल पेई, शहर में क्या स्थिति है? समूह का नेतृत्व कर रहे जनरल ने उत्साहित होकर पूछा। सब कुछ जनरल जियाओ की योजना के अनुसार है। जनरल झेंग ने पहले ही जियोनगुआन शहर पर नियंत्रण कर लिया है और सेना के शहर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है। केशव के नियंत्रण में पेई वेनशान ने आवाज लगाई। हा, ठीक है, चलो शहर में प्रवेश करते हैं। समाचार सुनकर आगंतुक ने उत्साहित होकर कहा। जियोनगुआन शहर में एक बड़ी सेना का नेतृत्व करते हुए एक नज़र में उसने शहर के द्वार के अंदर खून से लथपथ लाशें पड़ी देखी, जिनमें से अधिकांश दक्षिया रक्षकों के कवच से ढकी हुई थीं। जैसा कि जनरल जियाओ ने स्वयं अनुमान लगाया था, जियोनगुआन शहर पर कब्जा कर लिया गया है। अगर हम अन्य सीमावर्ती सेनाओं के साथ मिल जाएं, तो मुझे डर है कि आधे महीने से भी कम समय में हम दक्षिया को नष्ट कर देंगे। क्या बढ़िया विचार है। कितनी शर्म की बात है। मुझे डर है कि आप वह दिन नहीं देख पाएंगे जब दक्षिया नष्ट हो जाएगा। शहर का द्वार बंद होते ही केशव की ठंडी आवाज गूंज उठी। ये सुनकर सैनिक चौंक गए और अगले ही पल उन्होंने देखा कि केशव ने आदेश दिया और अनगिनत तीर आसमान से गिरे। एक बार तीर लगने पर अनगिनत सैनिक तुरंत जमीन पर गिर पड़े, कमजोर हो गए और अपनी युद्ध क्षमता खो बैठे। उसे मार डालो, केशव बोला। एक क्षण में एक आदेश पर सभी दाजिया सैनिकों ने कार्रवाई शुरू कर दी। सभी दिशाओं में लोगों को मार डाला, कई दिनों की अपनी कुंठा को बाहर निकाला। इस समय शहर की दीवार पर लगे बीकन का धुआं भी ऊंचा उड़ रहा था। केशव ने पेई वेनशान की ओर देखा, जो हताश दिख रहा था, और उस पर लगी नाकाबंदी हटा दी। जनरल पेई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर आप न होते तो मुझे डर है कि वे हम पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। तुम अच्छी तरह से नहीं मरोगे। जनरल वेन हमसे बदला लेंगे, पेई वेनशान ने दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हारे साथ पाताल लोक के रास्ते पर चलने दूंगा, केशव बोला। पफ, केशव ने उसकी हथेली पर चुटकी काटी और उसकी गर्दन तोड़ दी। वह शहर की दीवार पर कूद गया और बाहर देखने लगा। जूफान उसके पीछे प्रकट हुआ। पवित्र पुत्र, प्रकाश स्तंभ की आग जला दी गई है।
जयश मूजोंग और अन्य लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज रात के बाद जियोनगुआन शहर में संकट हल हो गया है। केशव ने शांति से सिर हिलाया। जियोनगुआन शहर का संकट हल हो गया है और दक्षिया का संकट थोड़ा कम हो गया है। अल्पविराम। दुश्मन का आधार शिविर। इस बार रात के हमले के लिए 300,000 सैनिकों को जियोनगुआन शहर भेजा गया और बेस कैंप की सुरक्षा के लिए केवल 100,000 सैनिक ही बचे। जियोनिंग र के विचार में इस बार 300,000 सैनिक जियोनगुआन शहर पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त थे। अगर त्रिशूल ने जिद न की होती तो वह 400,000 सैनिक भेजने की भी योजना बना रही थी। चिंता मत करो जनरल वेन, हमारे कमांडर के बिना इस समय महान जिया सेना महत्वहीन है। हम दोनों देशों की संयुक्त सेना निश्चित रूप से जियोनगुआन शहर पर कब्जा कर लेगी। जियोनिंग एव ने त्रिशूल को देखा जो चिंतित था और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। मंगल साम्राज्य और वेई की सेनाएं पहले से ही मजबूत थीं और संख्या बल में भी आगे थीं, जबकि महान जिया की सेना अपना मुख्य सेनापति खो चुकी थी। वे दोनों देशों की गठबंधन सेनाओं से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा ही हो। वेन चांगताई ने यह सुना और जवाब में सिर हिलाया, कहा कि अब जब चीजें इस हद तक आ गई हैं तो वह केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि जियोनगुआन शहर को तोड़ा जा सके। गड़गड़ाहट। इसी समय तंबू के बाहर से गर्जना की आवाज आई। करम अचानक सीधी होकर बैठ गई। उसकी तीखी नजरें मानो तंबू के अंदर घुस रही थीं, जैसे वह शिविर के बाहर देख रही हो। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। लगता है दोनों सेनापतियों ने जियोनगुआन शहर पर कब्जा कर लिया है। ये वाकई एक बड़ी घटना है। जब त्रिशूल ने यह सुना तो वह मुस्कुराए, जो दुर्लभ था। हालांकि जैसे ही दोनों शहर छोड़ने वाले थे उन्होंने बाहर से एक भयभीत आवाज सुनी, दुश्मन हमला, दुश्मन हमला। आवाज बहुत भयानक थी और हर कोई अफरा तफरी में भाग रहा था। दुश्मन का हमला, ये कैसे संभव है। झेंग त्यानहे और उसके आदमियों ने 300,000 की सेना का नेतृत्व करते हुए रात में जियोनगुआन शहर पर हमला किया। ऐसी सेना हमारे बेस कैंप पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। टकरा जाना। तंबू के बाहर से एक स्काउट दौड़ता हुआ आया, अस्त व्यस्त सा लग रहा था। अरे नहीं, जनरल शियाओ, जनरल वेन, जियोनगुआन शहर पर हमला करने वाली 3 लाख की सेना पूरी तरह से खत्म हो गई है। जियोंगुआनचेंग सेना ने हमारे सैनिकों का वेश धारण किया और सैन्य शिविर के पास पहुंची। उन्होंने हमारी रसद और खाद्य आपूर्ति भी नष्ट कर दी। हम इस युद्ध में हार गए। वह कैसे संभव है। हम कैसे हार सकते हैं। करम ने यह सुना और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वह हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है। हम तो हार गए। पृथ्वी पर क्या चल रहा है। 1 घंटे से भी कम समय में 300,000 की सेना का पूरी तरह सफाया कैसे हो सकता है। वेन चांगताई और भी ज्यादा बेचैनी से बोला। हालांकि वह पहले करम के फैसले को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 3 लाख सैनिकों वाली सेना सिर्फ 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगी। अगर 3 लाख सुअ भी होते तो उन्हें पकड़ने के लिए अनगिनत कोशिशें करनी पड़ती और सेना में अनगिनत ताकतवर लोग भी थे। कमजोर दक्षिया सेना उन्हें कैसे हरा पाती। वेन चांगताई ने अविश्वास में कहा, जनरल, हम सचमुच हार गए हैं। दुश्मन जल्द ही आ रहा है। चलो भाग चलें। स्काउट ने निराशा में कहा, हम अभी तक हारे नहीं हैं। हालांकि करम ने यह सुना और घबराहट में कहा, हमारे पास अभी भी 1 लाख सैनिक हैं, साथ ही जनरल वेन और मैं भी हैं। मैं देखूंगा कि कौन मेरे शिविर को तोड़ सकता है। जनरल जियाओ, नहीं, अगर हम यहाँ मर गए तो दोनों देशों की गठबंधन सेनाओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि पहले पीछे हटें और जियोनगुआन शहर पर हमला करने से पहले मुख्य सेनाओं के एकत्र होने का इंतजार करें। हालांकि त्रिशूल गुस्से में थे, उन्होंने अपने गुस्से को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। 3 लाख की सेना भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, तो उनकी 1 लाख की सेना भला कैसे विरोधी हो सकती थी। जनरल वेन, किसने कहा कि हम यहाँ मरेंगे। मैंने मूल रूप से सेना का उपयोग करके जियोनगुआन शहर की सेना को नष्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए मुझे दोष मत दीजिए। जियोनिंग र ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा, फिर एक निश्चित दिशा में सम्मानपूर्वक बोला, एल्दरी, कृपया आज मेरी मदद करें। हाँ, चूंकि जनरल जियो ने मुझे आमंत्रित किया है इसलिए यह बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगा, चिंता मत करो। जैसे ही ये शब्द गूंजे, एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में उदासीनता थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर आकर बात की, उसने एक तेज आभा छोड़ी और विशाल तंबू उसकी आभा से भर गया। बड़े ही निरंकार संप्रदाय का एक शक्तिशाली सांसारिक दानव। जब त्रिशूल ने उस व्यक्ति के कपड़े देखे तो उसकी आंखें बदल गईं। उसे भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उनकी सेना में इतना शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद है। उन्होंने जनरल जियाओ की ओर देखा और कहा, जनरल जियाओ, आप एक शक्तिशाली दिशा को कार्रवाई करने के लिए कहकर नियम तोड़ रहे हैं। मुझे डर है कि आप पर कई देशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
संप्रदाय युद्धों में भाग ले सकते हैं, लेकिन दिशा स्तर के शक्तिशाली संप्रदाय विभिन्न देशों के लिए तुरुप के पत्तों की तरह होते हैं। वे शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उतरते हैं। अगर उतरते भी हैं तो वे समान स्तर के शक्तिशाली संप्रदायों के विरुद्ध होते हैं। उन्हें युद्ध के मैदान में युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अन्यथा यदि वे कार्रवाई करते हैं तो ये लगभग एक तरफा नरसंहार होगा, जिसकी अनुमति मार्शल आर्ट जगत और प्रमुख राजवंशों द्वारा नहीं दी जाती है। हालांकि अब जियोनिंग निरंकार संप्रदाय के दिशा बलवान से कार्रवाई करने के लिए कहना चाहती है। दिशा बलवान की कार्रवाई स्वाभाविक रूप से युद्ध की स्थिति बदल सकती है, लेकिन अगर यह बात बाहर आ गई तो मंगल साम्राज्य और दयाई पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। वेन चांगताई को पता था कि वेई ने गठबंधन सेना के साथ मिलकर दक्षिया पर हमला किया था, क्योंकि उसे स्पष्ट लाभ था और वह इसमें से एक हिस्सा पाने की इच्छा रखता था और वह प्रतिबंधित नहीं होना चाहता था, इसलिए वह जियोनिंग को रोकना चाहता था। जब ही चेन ने यह सुना तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें किस बात का डर है? जब तक हम उन सभी को मार देंगे किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई कार्रवाई की है। जब तक हम सभी दुश्मनों को मार डालते हैं और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते, तब तक अगर दाजिया को संदेह भी हो कि मैंने कोई कार्रवाई की है तो उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। और जनरल वेन, क्या आपको लगता है कि वेजिया गठबंधन सेना द्वारा पहले कब्जा किए गए 3 शहरों को केवल सेना पर भरोसा करके हासिल किया गया था? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनते ही त्रिशूल का चेहरा बदल गया और वह अवाक रह गया। जनरल वेन, अगर हम इसी तरह वापस चले गए तो क्या आपको लगता है कि महान यान और महान वेई हमें आसानी से छोड़ देंगे? इस बार जियोनगुआन शहर पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा। जियोनिंग ने त्रिशूल को देखा और ठंडे स्वर में कहा कि अगर आज जियोनगुआन शहर का समाधान नहीं किया गया तो 300,000 सैनिकों को खोने की विफलता न केवल उसके लिए बल्कि त्रिशूल के लिए भी असहनीय होगी। वेन चांगताई ने यह सुना और चुप रहे। जाहिर है कि वे सहमत थे। चिंता मत करो, इस स्वामी की मदद से इस बार जियोनगुआन शहर की सेना निश्चित रूप से पराजित होगी। जब भी चेन ने यह सुना तो उसने उपहास किया और कहा, उसकी गति आसमान छू गई और उसकी शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। उसकी शक्ति ने सांसारिक बुराई के तीसरे स्तर को तोड़ दिया है और यहीं से उसका आत्मविश्वास आता है। वह युद्ध के मैदान में अजेय है। उसने युद्ध के मैदान को ठंडी आंखों से देखा और उसके हाथ की एक लहर के साथ उसकी आभा बाहर निकल आई, जो हवा के झोंके में बदल गई, जो एक भयानक रेत के तूफान की तरह बह गई। तूफान में अनगिनत तंबू ऊपर उड़ गए और भयानक तूफान विनाश की शक्ति के समान था। शक्तिशाली पुरुषों को आकाश में ऊपर उठा लिया गया और युद्ध के घोड़ों को तेज हवा ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तूफान और भी तेज हो रहा है। सेना के कई बलवान लोग जब इस दृश्य को देख रहे थे तो उनके चेहरे पर भाव बदल गए। पृथ्वी के दानव बलवान ने कार्रवाई की। उन्होंने वास्तव में पृथ्वी के दानव बलवान से कार्रवाई करने के लिए कहा था। अगर हम इस बार दक्षिया के सभी शक्तिशाली लोगों को नहीं मार सके और यह बात बाहर आ गई। हर कोई समझता है कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उन्हें मार डालो। यी चेन ने दाजिया सेना को ठंडी नजरों से देखा, सूंघा, अपने हाथों को लहराया और उसकी आस्तीन से एक तेज हवा निकली। हवा और भी अधिक भयावह होती जा रही है। गड़गड़ाहट, भूत प्रेतों और भेड़ियों की तरह तेज हवा बह रही थी, इतनी शक्तिशाली कि उसने एक क्षण में ही दाजिया के अनगिनत सैनिकों को दबा दिया। धिक्कार है, यह एक शक्तिशाली दिशा है। महान यान और महान वेई ने वास्तव में एक शक्तिशाली दिशा को कार्रवाई करने के लिए कहा था। कितना घिनौना! जल्दी से पीछे हटो, पीछे हटना। जब जयश मूझोंग ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे सभी गोल्डन एम्ब्रियो के शक्तिशाली लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उस शक्तिशाली व्यक्ति की भयावहता को समझ गए थे जिसने ये कदम उठाया था। वे उसका मुकाबला करने में असमर्थ थे। यदि वे यहीं रहेंगे तो उनका सफाया हो जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सेना को वहां से निकालने का नेतृत्व किया। केशव द्वारा भेजे गए सत्यपथ संप्रदाय के मजबूत लोगों ने पीछे की ओर तेज हवा का विरोध किया और उन्हें बाहर निकालने में मदद की। लेकिन चूंकि यी चेन ने कार्रवाई कर दी थी तो वह उन्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता था। उसने तेज हवा को नियंत्रित करके उनका लगातार पीछा किया, उन सबको मार डालने का दृढ़ निश्चय किया। स्वर्ण भ्रूण अवस्था में मौजूद बलवानों को छोड़कर जो भयानक दबाव झेल सकते थे, स्वर्ण भ्रूण अवस्था में मौजूद प्राणियों में सांसारिक दुष्ट अवस्था में मौजूद बलवानों के सामने प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी और वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। घृणास्पद! महान यान और महान वेई के कमीनों, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। दक्षिया सैनिकों के एक समूह ने यह दृश्य देखा और निराशा से कहा कि वे प्रतिद्वंद्वी के सामने कुछ भी नहीं हैं और बच नहीं सकते। आज उनके पास केवल एक ही रास्ता है और वह है मौत। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में एक आकृति तेजी से दूर से आए। ये राजकुमार है। राजकुमार हमें बचाने के लिए यहाँ हैं। बहुत अच्छा। इस आकृति को देखकर अनगिनत दक्षिया सैनिक खुशी से झूम उठे। ये राजकुमार ही था जो उन्हें बचाने आया था।
क्या एक शक्तिशाली सांसारिक दानव ने वास्तव में साधारण सैनिकों पर हमला किया? केशव ने दूसरे पक्ष को ठंडी आंखों से देखा, उसका स्वर ठंडा और जानलेवा इरादे से भरा था। विजेता राजा है और हारने वाला डाकू। जब तक हम अंतिम विजय प्राप्त कर सकते हैं, तब तक कौन परवाह करता है कि हम कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं? यी चेन ने सुना और उपहास किया। हाँ, क्या आपको लगता है कि आप अंतिम विजय प्राप्त कर सकते हैं? केशव ने ये सुना और ठंडी आवाज में कहा, हम लड़के, तुम वाकई असाधारण हो, मेरे दबाव को झेलने में सक्षम हो, लेकिन तुम अभी स्वर्ण भ्रूण अवस्था में ही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्थिति बदल सकते हो? केशव की बातें सुनकर यी चेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। जाहिर है उसने केशव की पहचान नहीं देखी थी। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं स्थिति बदल सकता हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हें मारना आसान है। केशव ने ये सुना और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। अगले ही क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हुई और उसके हाथों में आ गई। धमाका! आध्यात्मिक ऊर्जा उसके हाथों पर एकत्रित हुई और फिर केशव ने आगे की ओर हाथ बढ़ाया। महाराज, क्या आप अपने नंगे हाथों से तूफान का सामना करना चाहते हैं? महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये दृश्य देखकर कई सैनिक ये कहे बिना नहीं रह सके। मेरी शक्तिशाली वायु को चुनौती देना हास्यास्पद है। मेरी शक्तिशाली वायु स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से एकीकृत है। इसे इच्छानुसार कैसे नष्ट किया जा सकता है? ये तो हास्यास्पद है। केशव की हरकतें देखकर यी चेन ने व्यंग्य किया और कहा। जियोनिंग और अन्य लोग भी केशव को उपहास भरी निगाहों से देख रहे थे, ये सोचकर कि उसे अपनी जगह नहीं पता है। हालांकि यी चेन के बोलने से पहले ही उसके चेहरे की मुस्कान अचानक बंद हो गई और उसने बेहद बदसूरत भाव से सामने की ओर देखा। केशव ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन एक क्षण में भयानक तूफान जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गया था, अनगिनत सैनिकों और घोड़ों को बहा ले गया था, दो हिस्सों में फट गया और जैसे ही केशव ने अपना कदम बढ़ाया, वहीं रुक गया। आकाश और पृथ्वी पर व्याप्त भयानक तूफान को केशव के हाथों ने दो टुकड़ों में फाड़ दिया। वह प्रचंड तूफान आकाश और पृथ्वी के बीच हवा में गायब हो गया और तूफान में बह गए सैनिक और घोड़े नीचे गिर गए, उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। और युद्ध के मैदान में अनगिनत लोग चुप थे। सभी के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। गुरगल! किसी ने निगल लिया और मृत चुप्पी तोड़ दी। यह ऐसा है जैसे कोई पत्थर नदी में गिरकर लहरें पैदा कर रहा हो। बहुत मजबूत। राजकुमार सचमुच भयानक है। उसने अपने नंगे हाथों से प्रचंड हवा को चीर डाला। उसने ये सब इतनी आसानी से किया। राजकुमार कितना शक्तिशाली है, अविश्वसनीय। अनगिनत मजबूत पुरुष ये कहने से खुद को नहीं रोक सके कि वे सभी सुनहरे भ्रूण जैसे मजबूत पुरुष थे, और वे सभी जानते थे कि यी चेन का हमला कितना भयानक था, लेकिन केशव के सामने वे इतने कमजोर थे। जयेश और अक्रम ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में डर और सदमा देख सकते थे। जयेश ने उपहास किया और चिढ़ाते हुए कहा, मू जोंग, तुम राजकुमार के सामने कुछ भी नहीं हो, न तो कमान और न ही ताकत के मामले में। तुमने पहले भी राजकुमार के साथ शर्त लगाई थी और ऐसा लगता है कि तुम हारने के लिए अभिशप्त हो। स्टॉप्ड। मैं अक्रम ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। तो क्या हुआ अगर मैं हार गया? राजकुमार से हारना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या तुम राजकुमार के साथ शर्त लगाने के योग्य हो? भविष्य में जब यह युद्ध इतिहास की किताबों में दर्ज होगा, तो मेरा नाम मू जोंग जरूर लिया जाएगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से सेंसर को ये समझाऊंगा, जनरल मू जोंग ने राजकुमार के साथ शर्त लगाई थी और अंततः एक शानदार हार का सामना करना पड़ा। अक्रम के बेशर्म रूप को देखकर जयेश ने अपनी आंखें घुमाईं। कितना बेशर्म चेहरा है। ये दृश्य देखकर करम और बाकी लोग हैरान रह गए। ये बच्चा कौन है? यी चेन के हमले को इतनी आसानी से नाकाम कर सकता है। लड़के, तुम कौन हो? ये राजा केशव। केशव ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा। जब उसके शब्द गूंजे तो यी चेन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये तुम हो, केशव? बड़े ही, ये बच्चा कौन है? क्या ये बात आपको सचमुच बहुत आश्चर्यचकित कर रही है? जियोनिंग, एर और त्रिशूल जब केशव की बातें सुन रहे थे तब वे अभी भी थोड़े उलझन में थे, और जब उन्होंने यी चेन को इतना आश्चर्यचकित देखा तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक थे। ये बदमाश ग्रेट जिया का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इससे पहले इसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में ग्रेट यान के 4 प्रमुख संप्रदायों के कई संत पुत्रों और प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था। इससे पहले इसने हमारे निरंकार संप्रदाय के एक बुजुर्ग को भी मार डाला था। हमारा निरंकार संप्रदाय इससे बेहद नफरत करता है। यी चेन ने ठंडे स्वर में कहा। जो टोंग, जिसे केशव ने पहले मार डाला था, निरंकार संप्रदाय का एक वरिष्ठ नेता था। इसके अलावा केशव ने प्राचीन युद्धभूमि में मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों के संत पुत्रों और प्रतिभाओं को भी मार डाला था। वह लंबे समय से मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों की आंखों में कांटा बना हुआ था और वे सभी बदला लेने के लिए केशव को मारना चाहते थे। तो वह दक्षिया में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना असाधारण है। बड़े ही, क्या आप उससे निपट सकते हैं? जियोनिंग ये सुनकर हैरान हुए बिना नहीं रह सकी और बोली,
मंगल साम्राज्य में 4 प्रमुख संप्रदायों के संत और प्रतिभाशाली लोग सभी उत्कृष्ट लोग थे, लेकिन वे केशव के हाथों मारे गए। हन्फ, हालांकि यह बदमाश सरल नहीं है, फिर भी मेरे लिए इसे मारना आसान है। यी चेन ने यह सुना और तिरस्कार से कहा। वह केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। बेशक, अगर वह जानता कि केशव ने अनगिनत सर्वोच्च बुजुर्गों और दाजिया के 3 प्रमुख संप्रदायों को भी नष्ट कर दिया था, तो शायद वह इतना आश्वस्त और शांत नहीं होता। केशव, नरक में जाओ, यी चेन ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी असली जानलेवा चाल का उपयोग करने की तैयारी करते हुए। धमाका, बहरा कर देने वाली हवा की आवाज़ों की एक श्रृंखला सुनाई दी और सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल पवन ड्रैगन जमीन से ऊपर उठा। इस पवन ड्रैगन ने एक राक्षसी सांस छोड़ी और उसके पंजे और दांत और भी जीवंत हो गए। जाहिर है, यह एक अत्यंत भयानक हत्या का कदम है। एक बार इसे छोड़ दिया जाए तो 100 मीटर के दायरे का स्थान भी नष्ट हो जाएगा। इस चाल को पवन ड्रैगन तकनीक कहा जाता है। इसने मुझसे भी अधिक शक्तिशाली योद्धा को मार डाला। यी चेन पवन ड्रैगन के ऊपर खड़ा था और दुनिया को नीचे देख रहा था। यदि तुम इस पवन ड्रैगन के 3 प्रहारों का उपयोग कर सको तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यी चेन ने आत्मविश्वास से केशव को देखा और कहा। केशव ने यह सुना और दूसरे पक्ष की ओर उपहास से देखते हुए कहा, एक जुगनू की रोशनी सूर्य और चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या सिर्फ इसी वजह से वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता है? चूंकि तुमने मुझे 3 चालें दी हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें 3 चालें दूंगा। अगर तुम 3 चालों में नहीं मारे गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम बहुत बेशर्म हो, भाड़ में जाओ। केशव की बातें सुनकर यी चेन का चेहरा गुस्से से भर गया। एक मामूली जूनियर इतना घमंडी कैसे हो सकता है? उसे सच में अपनी जिंदगी और मौत का अंदाजा नहीं था और न ही अपनी जगह का। उसके हाथ की एक लहर से उसके नीचे का पवन ड्रैगन केशव की ओर ऐसे झपटा जैसे हवा का झोंका गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाता है। ये बेहद भयानक था। टकरा जाना। पवन अजगर एक भयानक वेग से फट पड़ा और उसके शरीर से हवा के अनगिनत झोंके निकले, मानो ब्लेड कुचल रहे हों। पल भर में ही उसने आकाश और धरती को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पृथ्वी पूरी तरह से ढह गई और मलबे के अनगिनत टुकड़े तोप के गोलों की तरह आकाश और पृथ्वी को पार कर गए। एक भयानक ऊर्जा तूफान का निर्माण। ये देखकर केशव ने बिना किसी परवाह के तिरस्कार से नाक भान से कुड़ी। उसने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई और तलवार की एक चमकदार रोशनी चमक उठी। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह एक पल में फूट पड़ी। तलवारों की बड़ी बड़ी परछाइयां एक दूसरे से जुड़ गईं, मानो कोई विशाल तलवार आकाश को थामे हुए उस बेहद अराजक ऊर्जा तूफान की ओर वार कर रही हो। धमाका, एक गगनभेदी गर्जना हुई और दोनों सेनाएं गेहूं की बालियों पर सुई की तरह टकरा रही थीं, लगातार टकरा रही थीं और एक दूसरे को नष्ट कर रही थीं। अंत में ये पूरी तरह से दुनिया में गायब हो गया। तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है, लगता है मैंने तुम्हें कमाका है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है तो ये काफ़ी नहीं है। यी चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने व्यंग्य करते हुए कहा। उसने अपने हाथों की ताकत फिर से बढ़ा दी और एक जोरदार धमाके के साथ एक और बहरा कर देने वाली आवाज आई और लगभग सैकड़ों मीटर लंबा पवन ड्रैगन फिर से बेतहाशा फैलने लगा। लेकिन एक पल में ही इसकी सीमा 500 मीटर तक बढ़ गई। साथ ही पवन ड्रैगन की असली शक्ति भी सामने आ जाती है। पवन ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और दुनिया की हर चीज को एक पल में निगल लिया, चाहे वह बजरी, घास और पेड़ हों जिन्हें पाउडर में कुचल दिया गया हो, या अनगिनत मृत सैनिक हों, सभी उसके मुंह में निगल गए। उस भयानक भक्षक शक्ति ने संसार की हर चीज को निगल लिया। यहाँ तक कि केशव भी बहुत संयमित था। लेकिन ये पवन ड्रैगन की असली शक्ति नहीं है। लड़के, तुम्हें इतना गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे वार से मर जाओ, यी चेन ने आत्मविश्वास से कहा और फिर पवन ड्रैगन से वास्तविक हमला करने का आग्रह किया। एक जोरदार धमाके के साथ पवन ड्रैगन के मुंह द्वारा निली गई हर चीज एक भयानक प्रहार में बदल गई, जो हिंसक रूप से और अत्यधिक वेग के साथ भूस्खलन और सुनामी की तरह पवन ड्रैगन के मुंह से सीधे बाहर निकल गई। जहां भी यह गुजरा, स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए और टूटे हुए शून्य में बदल गए। हर किसी के चेहरे पर भाव बदल गए और हर कोई महसूस कर सकता था कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट। केशव तुरंत ही भयानक शक्ति से घिर गया और पूरी तरह से ढक गया और नष्ट हो गया। हिंसक शक्ति अत्यंत प्रबल है। बेटे, अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो खुद को दोष दो कि तुम बहुत कमज़ोर हो। कमज़ोर लोगों को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। यी चेन ने अपने सामने के दृश्य को तिरस्कार से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। आखिरकार केशव मर गया। तुम सही कह रहे हो, इस दुनिया में कमज़ोर लोगों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कमज़ोर मैं नहीं, बल्कि तुम हो। एक उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण आवाज़ सुनाई दी। हर किसी के चेहरे पर भाव बदल गए और वे सब आवाज़ की दिशा में देखने लगे। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने एक आकृति को टूटे हुए शून्य से बाहर निकलते देखा, वह भी बिना किसी चोट के।
इस मैदान में मौजूद सभी शक्तिशाली लोग आश्चर्यचकित भाव से एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये चेन की सबसे घातक चाल है। उसने इस चाल का इस्तेमाल अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को मारने के लिए किया है। सीधे शब्दों में कहें तो जो कोई भी ये चेन की चाल का सामना कर सकता है, वह लगभग मंगल साम्राज्य के किसी भी प्रमुख संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के स्तर का है। हालांकि केशव ने इसे आसानी से ले लिया। वह कैसे संभव है? किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये बच्चा अभी स्वर्ण भ्रूण अवस्था में ही है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? स्टॉप्ड।